वो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्यूएमएस से ही इम्प्रूव हो रही होती है, और वो कैसे हो रही होती है वो भी हम उसमें बात करेंगे आगे। एफिशिएंसी प्रोसेस की और इफेक्टिवनेस इसको बहुत ज्यादा टारगेट करता है अगेन क्यूएमएस, एंड देन आईएसओ भी इस पे बहुत ज्यादा बात कर रहा होता है। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपका ऑलरेडी इन प्लेस है और एक्टिव है और वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है थ्रू आउट द टाइम, तो ये बहुत ज्यादा आपको जब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके एक्रेडिटेशंस होते हैं, पीएमडीसी का है, पीएनएमसी का है, पीईसी का है, या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का है, या फिर निवैक का है, जो भी डिफरेंट एक्रीडेटिंग रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। रेगुलेटरी में आपका सिंध हेल्थ कमीशन आ जाता है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का आ जाता है, आपका इसीपा आ जाता है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। डिफरेंट डिफरेंट एक्रीडेटिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्यूएमएस हेल्प करता है अगर ये ऑलरेडी स्टैब्लिश है कहीं पे। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको मोटिवेट भी करता है और मूव भी करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की ये कुछ एक जस्ट एक मैंने और इंटरनेट से एक डेफिनेशन ले लिया जस्ट टू हैव एन आइडिया। कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छे से, कुछ को लिए एक न्यू टर्म होगी, इतना फेमिलियर टर्म नहीं होगा। तो एक हाई लेवल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू क्वालिटी। क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होती, कोई भी पॉलिसी जब आपकी बनती है तो उसके अंदर नेसेसरी स्टेक होल्डर्स का फीडबैक और उनका रिव्यूअल बहुत जरूरी है। वो पॉलिसीज जो सिर्फ एक कमरे में बनाई जाती हैं, मल्टीपल आपने सेशंस और मल्टीपल जगहों पे ये चीज सुनी होगी कि जो चीज एक कमरे में एक डेस्क पे 2 दिन में बनाई जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एफिकेसी उतनी अच्छी आगे ट्रांसलेट नहीं होती हमारे आउटकम में, और डिफरेंट चीजों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती कंपेयर टू ऐसी चीज पॉलिसी जो आप लोग स्टेक होल्डर्स को लेके बनाएंगे अपने साथ। उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होती है, उसमें चैलेंजेस भी कम होते हैं, और वो प्रैक्टिकल होती है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती हुई आपको दिखाई देती है किसी न किसी लेवल के ऊपर। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं क्वालिटी करने के लिए। इनको अगेन हम कहते हैं कि आपके हमेशा ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ये स्मार्ट का एक शॉर्ट टर्म होता है, नेट पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव उसमें ये नहीं डिफाइन है कि कौन अचीव करना, थोड़ा सा जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है और उसमें डिफिकल्टी भी आती है। यही तरह के बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो होते हैं वो एफ मतलब 1 साल के जो है दूसरे साल पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। रीजन उनका यही होता है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉपर चीजें अचीव नहीं होती। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। की कंपोनेंट्स ऑफ क्यूएमएस में 5 चीजें बेसिकली थी। एक क्वालिटी पॉलिसी था, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव था, जो हम ऑलरेडी उनको मैंने सेपरेटली इसलिए डिस्कस किया क्योंकि उनकी मतलब एक इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ये 3 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतने फिर इंपॉर्टेंस में नहीं आते। क्वालिटी मैनुअल है, प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शन है, रिकॉर्ड्स है। ये वो चीजें हैं जो प्रॉपरली प्योरली आपकी मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है और प्योरली आपके ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस से रिलेटेड होती हैं। क्वालिटी मैनुअल में आपका पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क होता है, किस तरीके से काम होगा, विजन मिशन आएगा, क्वालिटी पॉलिसी आएगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उसके अंदर आपके वर्क इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस आएंगी। ये सारी चीजें आपकी क्यूएमएस को बता रही होती हैं। अगर किसी का शिफ्ट शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल 3 शिफ्ट्स में वर्किंग होती है, तो उनके शिफ्ट शेड्यूल आएंगे और वो सारी चीजें जो है वो आ रही होती हैं आपके क्यूएमएस मैनुअल के अंदर। प्रोसीजर्स एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस इज बेसिकली के आपके जो एक स्पेसिफिक टेक्निकल जो वर्क एरियाज होते हैं वहां पे जो है वर्क इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स को यूज किया जाता है। रिकॉर्ड जो होता है वो आपका वही एविडेंस जो आपने करेंटली काम किया, जो आपने फॉर्म किसी से फिल करवाए, फीडबैक के हैं, पेशेंट का फॉर्म है, एकेडमिक्स में जैसे एडमिशन फॉर्म्स है, ये सारा आपका एक रिकॉर्ड आ रहा होता है। और ये आपके प्रोसेसेस एंड आउटकम्स का एविडेंस होता है। जहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, हमेशा बाकी भी ऑडिट होता है, हमेशा रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं, हमेशा एविडेंसेस मांगे जाते हैं, और उनसे फिर टैली किया जाता है कि क्या पॉलिसी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई थी, क्या फॉर्म पेशेंट ने जो फिल किया था वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे किया था जिन पे करना चाहिए था, या कुछ डिफरेंट थी। आई थिंक ये बिंदा सहरिश का हैंड रेज्ड है, इनका प्लीज ले लीजिए क्यूरी।
जी डॉक्टर याबंदा प्लीज। क्वेरी ये है कि आई थिंक इसका माइक म्यूट हो गया। हेलो जी जी, माइट अनम्यूट हो जी। गया। माय क्वेश्चन इज दैट कि जो ये मैनुअल के अंदर सारी प्रोसीजर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी द प्रोसीजर्स दैट द क्यूईसी या क्वालिटी सेल विल मतलब कवर फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द होल सिस्टम, या फिर इसमें जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जितने प्रोसीजर्स हो रहे हैं या उसके अंदर जो जो सारे एरियाज हैं हम उनकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। देखिए, क्वालिटी मैनुअल जो है ना, थोड़ा सा इसका एक अंडरस्टैंडिंग समझ लें। कुछ पढ़ रही हूँ मैं। प्रोसीजर्स, कुछ एसओपीज और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक जनरलाइज्ड है। वो आपको क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी इनहेंसमेंट, जो डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मैं वो कुछ मोटे मोटे टर्म्स मैं ये यूज कर रही हूँ। ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक अगर सिंपल पॉलिसी का फॉर्मेट है एक। अच्छा, एक चीज ये है कि आईएसओ में या कोई सिस्टम जो क्वालिटी सिस्टम मैनुअल होता है वो ये कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी हो। दैट मीन्स ये कि सबका टेम्पलेट सेम हो। अगर किसी और यूजुअली क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है वो एक टेम्पलेट दे देता है कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो ये पॉलिसी का फॉर्मेट है। इसमें आपने अपने पहले अपना पर्पस डिफाइन करना है, आपने फिर अपना स्कोप करना है, फिर अपने आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है, फिर प्रोसीजर करना है, देन उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स है वो करना है। वो एक आपको टेम्पलेट खाली बना के दे देता है। एंड देन इट डिपेंड्स कि अगर आपका प्योर कोई मेडिकल प्रोसीजर है फॉर एग्जांपल, या प्योर कोई टेक्निकल प्रोसीजर है, तो दे से कि ये पॉलिसी आप बनाएं अपने स्टेक होल्डर्स को सामने रखते हुए या उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हुए। बहुत सारी जगह पे देखें क्वालिटी पर्सन या क्वालिटी डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज नहीं होंगी और वो हर पॉलिसी या प्रोसीजर बनाने का पाबंद नहीं होता। क्योंकि देखें हमने पहले भी अभी एक बात की कि ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो कोर एरियाज है जहाँ पे कोई टेक्निकल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेबोरेटरी का आप पॉलिसी की बात करते हैं, यूजुअली क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पॉलिसीज बना के प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर ब्लड विड्रॉइंग की एक टेक्निक है प्रॉपर और उसका एक आपने वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है, एक आपने पॉलिसी बनानी है, तो जो फिलबॉटमिस्ट होगा जो ब्लड निकालता है, वो बेहतर लिख सकेगा कंपेयर टू क्वालिटी पर्सन के। उसको पता है मैं डेली बेसिस पे 100 पेशेंट्स का ब्लड निकालता हूँ, किस तरीके से बांधना है, अगर ब्रूज हो तो क्या करना है, अगर रिएक्शन हो तो क्या करना है, अगर ब्लड नहीं निकल रहा तो क्या करना है, पेशेंट का कंप्लेन है तो कैसे हैंडल करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बेहोश हो जाता है तो क्या करना है। ये सारी चीजें जो वो डेली बेसिस पे फेस कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको लिख सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंट जो है क्वालिटी पर्सन जो है वो रिव्यू करते हैं और वो रिव्यू करके बता देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, टेम्पलेट डिफरेंट है, या उनको लगता है कि कोई कंटेंट में बहुत ज्यादा डिटेल है या बहुत कम डिटेल है, ये वो चीजों में आपको असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर जगह क्वालिटी ने ही सिर्फ पॉलिसी प्रोसीजर या सिस्टम मैनुअल बनाने हैं। सेकेंड चीज है कि देखिए जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, यूजुअली एचआर स्पीड प्रोवाइड्स वाला द गाना। जॉब डिस्क्रिप्शन। जी मिस याबिंदा। I'm sorry. जी, जैसे जॉब My डिस्क्रिप्शन query है। has been answered. Yes, I got the जी point. Thank you very much, Doctor. जी जी। अच्छा, तो हम लोग इसको बस मैं क्लोज करूंगी इस पॉइंट को कि देखिए जैसे एचआर का एक डॉक्यूमेंट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, यूजुअली एचआर प्रोवाइड्स इट। बट अगेन समटाइम्स ये होता है कि एचआर ये कहता है कि एक न्यू पोजीशन है फॉर एग्जांपल, तो मुझे हमें नहीं मालूम कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या टास्क इस पोजीशन पे डन करवाने हैं, तो वो एचओडी को देता है। एंड ही एंड दे से कि आप ये फिल करके हमें दीजिए, तो हम आगे कैंडिडेट को प्रोवाइड कर देंगे कि दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन दिस, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड तो वो उसको ज्वाइन करें, हायर करें या एडवर्टाइज करें, जो भी करें उसके साथ वो फर्दर बात होती है। तो ये समटाइम्स ऐसा होता है कि टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड करें। रिकॉर्ड से आगे हम चलते हैं, प्लीज आगे करिएगा डॉक्टर मुनीब। इंट्रोडक्शन टू आईएसओ स्टैंडर्ड। नाउ हमने क्यूएमएस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव का, और क्यूएमएस क्यों जरूरी है, ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। एक क्यूई थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड इज व्हाट इज आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और बहुत सारे लोग जो है वो
उस वक्त जो उनके फिर जहन में आता है वो वही टर्म बना के दे देते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिकली आईएसओ का फुल फॉर्म है, इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स एंड पब्लिशेस स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ बातें बहुत अपने आप लोग जहन में क्लियर कर लीजिएगा। आईएसओ किसी को पाबंद नहीं करता कि आप हमारा सर्टिफिकेशन लें। आईएसओ किसी को पाबंद नहीं करता कि आप हमें अडॉप्ट करें। थर्ड चीज ये कि ये नॉन गवर्नमेंटल है, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है किसी भी मुल्क की। आईएसओ एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेके बहुत पहले ये काम शुरू किया था कि हम कोई स्टैंडर्ड्स बनाएं और उनको पब्लिश करें। ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और पब्लिश करते हैं, और फर्दर अगर कोई इनको अटेन करता है तो उसके ऑडिट के बाद उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। इनके स्टैंडर्ड्स जो लेटेस्ट होते हैं वो यूजुअली जो है, इनकी जो आईएसओ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे परचेजिंग पे होते हैं। दैट डिपेंड्स $150, $100, $200, जो भी उनकी एक अमाउंट होती है। उसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग जो हैं एज अ गुडविल, जैसे नेट पे आजकल आपको ओपन भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आईएसओ का एक बेसिक रूल होता है, राइट व्हाट यू डू। ये हमें ट्रेनिंग में भी सिखाया था कि जब हमने जितने सर्टिफिकेशंस के दे से कि जो आप लोग करते हैं आप वही लिखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिटर उन्होंने हमें ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताई थी कि देखिए, जब आप जो करते हैं आप वही लिखेंगे तो आपको पॉलिसी याद करने की, कोई वर्क इंस्ट्रक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती। और जब ऑडिट होता है या फॉर एग्जांपल ऑन ग्राउंड किसी एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि ये आप काम कैसे करते हैं, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए या वर्क इंस्ट्रक्शन को कितना अच्छा फॉलो कर रहा है स्टाफ या एम्प्लॉय, तो अगर तो आपने वही चीज लिखी है जो आप लोग करते हैं तो वो जो भी स्टाफ बताएगा उसका जवाब सही होगा, उसको याद नहीं कुछ रखना पड़ेगा। वो ये कि सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को बार बार याद करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज फैब्रिकेट करेंगे या उस तरीके से बहुत खूबसूरत खूबसूरत अच्छा अच्छा लिख देंगे और वहां पे वो एज इट इज चीज नहीं होगी, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उसकी, तो वो जो है वो चीज फेलियर की तरफ जाती है। और वैसे भी आईएसओ के अलावा भी अगर आपका कोई स्टैंडर्ड है तो हमेशा वही चीज डॉक्यूमेंट करें जो लिखें, प्लस ये कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस हो। ये नहीं कि अगर कोई खराब प्रैक्टिस है तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर दें, ऐसा ना करें। अगर तो प्रैक्टिस अच्छी है तो वो आप उसी को लिखें। एक्स्ट्रा के चक्कर में जो है आप बिल्कुल मिनिमम से भी जाते हैं, कभी कभी इस तरह से भी होता है। आगे करिएगा प्लीज स्लाइड। पर्पस क्या है आईएसओ स्टैंडर्ड का? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, सही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या पर्पस है, क्यों इन्होंने अचानक सोचा कि चलो हम लोग ये स्टैंडर्ड्स बना लें। तो जिस टाइम पे आईएसओ की फॉर्मुलेशन हुई, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मुलेशन हुई, उस टाइम पर कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स वगैरह एज सच अवेलेबल नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड्स बनाए जो एक से ज्यादा इंडस्ट्री में एप्लीकेबल थे। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि एक इनका होता है क्यूएमएस 9001। वो कहने के पीपल या लीडरशिप आईएसओ का स्टैंडर्ड है जो लोगों पे अप्लाई होता है यूजुअली। तो लोग हर जगह हैं, हमारे पास एकेडमिक्स में भी हैं और हमारे पास फार्मास्यूटिकल में भी है, हमारे पास हेल्थ केयर में भी है। तो वो सारी जगहों पे जो है आपका एप्लीकेबल हो जाता है। इसका यही है कि टू प्रोवाइड क्लियर स्पेसिफिकेशन एंड गाइडलाइन टू इंश्योर प्रोडक्ट सर्विस एंड सिस्टम्स आर सेफ, रिलायबल एंड ऑफ गुड क्वालिटी। ये वाली चीज है। आगे करिएगा प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। सॉरी, एक स्लाइड पीछे करिएगा। जी, यहाँ पे हम आते हैं कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर क्यूएमएस ना। इसके अंदर ये है कि आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, जो डिफरेंट है। क्यूएमएस जो है 9001 2015 इज अ जनरलाइज्ड वन। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स पे ये इसका लोगो देखा होगा, आपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के उस पे देखा होगा, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स पे भी इनका आपने लोगो देखा होगा जिन पे आईएसओ का एक नंबर लिखा हुआ होता है और लिखा होता है सर्टिफाइड। इसके अलावा जो एक हमारे पास है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का है। ये एनवायरमेंटल रिलेटेड
जो यूजुअली इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज जो होती हैं वहां पे एनवायरनमेंट का ज्यादा वो होता है, क्योंकि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जहाँ पे वो मेक श्योर करें कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेस्ट या गार्बेज हो, और अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर वे क्या है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। और इसके बाद एक हमारे पास है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी यूजुअली आपका जो फैक्ट्रीज होती हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं और जो आर्किटेक्चरल साइट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग बन रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपका सेफ्टी हेलमेट होना लाजमी है। और अगर आप लोग कहीं पे कोई बिल्डिंग बना रहे हो, मैं एक जनरलाइज्ड भी एग्जांपल साथ साथ आप लोगों को देती रहूंगी, आप लोग रिलेट कर सकेंगे। इवन जैसे यूनिवर्सिटी में देखा आपने कि आपका एक बिल्डिंग का या एक पार्ट या एक कैंपस का जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें नेसेसरी सेफ्टी रोप्स होनी, जो कि लेबर है वहां पे उसकी लाजमी होनी चाहिए, उनका सेफ्टी हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो जो लोग जो जो सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं फिर वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करेंगे। आईएसओ का ये रूल होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप आईएसओ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग क्लेम करते हैं कि हमने अडॉप्ट किया है और आप उसकी सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वो दो चीजें पूछेंगे, क्या आप पूरा हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर आप कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ रहे हैं। अगर तो आप कुछ कंपोनेंट्स को ऑमिट करेंगे तो वो कहते हैं आप स्कोप में डिक्लेयर करें कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है 7 पॉइंट या 8 पॉइंट को हम कवर नहीं करेंगे, और उसका रीजन आपको फिर मेंशन करना होता है वहां पे, डिक्लेयर पहले से करना होता है। अच्छा, इसके अलावा एक जो लास्ट में है आईएसओ 21001 2018, ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसको मैंने आखिर में डाला हुआ भी है कि एक आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह के इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं और किस तरह की और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आप अपना फिर क्यूएमएस मैनुअल बनाते हैं। लेकिन नॉट नेसेसरीली दिस, अगर आप आईएसओ है आपके पास फॉर एग्जांपल, और अगेन आपके पास वो भी है पीएमडीसी की भी फॉर एग्जांपल एक्रेडिटेशन है, तो आप अपने आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट को इतना अच्छा जनरलाइज्ड और इतना अच्छा बनाएं कि आपका आईएसओ का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और आपका पीएनएमसी या पीएमडीसी जो भी है उनकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। आगे करिएगा डॉक्टर मुनीम। आगे एक चीज ये कि स्टैंडर्ड जैसे लिखा था 9001 2015, तो ये क्या होता है? 9001, 1401, 4501, ये सारे के कोड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। 9001 क्यूएमएस है आपका, 1401 इन्वायरमेंटल था, 4501 जो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का है। और आगे जो ईयर है 2015, दैट मीन्स के लास्ट इस ईयर में रिवाइज हुआ था। यूजुअली 5 to 7 years का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर टेक्निकल कमेटीज होती हैं, उनमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं, वो रिव्यू करते हैं और वो देखते हैं कि क्या कोई और नीड है हमें इस स्टैंडर्ड को फर्दर अपडेट करने की। और अगर तो नीड होती है फॉर एग्जांपल, तो वो फिर उसको अपडेट करते हैं। अगर नहीं होती तो वो फिर उसी को कंफर्म कर देते हैं कि यही आगे चलेगा। और अगर फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि अब ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जा रही है तो वो उसको फिर विड्रॉ कर लेता है। इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास टेक्निकल एडवांसमेंट अब बहुत हो गई है। पहले आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर्स में सीडीज एंड डिस्क्स और इस तरह का भी एक इरा चलता था, अब वो सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी स्टैंडर्ड में इस तरह की चीजें होती हैं वो अपडेट कर दी जाती हैं, या फिर स्टैंडर्ड बहुत ही पुराना है और अब उसकी एफिकेसी नहीं है तो फिर उसको वो जो ऑब्सोलीट कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर जो है सेकंड चीज ये है कि अगेन कि ये लोग किस किस फैक्टर्स के ऊपर जो होता है वो इसको अपडेट कर रहे होते हैं। पहला ये है कि स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस एंड यूजेज। हाई इम्पैक्ट स्टैंडर्ड दोस क्रिटिकल टू इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस मे बी अपडेटेड मोर फ्रिक्वेंटली टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मार्केट चेंजेस। आईएसओ 9001 जो था 2015 में रिवाइज हुआ था, इसमें मेजर एक जो अपडेट आया था वो ये आया था कि इसके अंदर इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, इस सबको इन्वॉल्व किया था। उसके बाद 2015 के बाद जो फर्दर एक और 5 to 7 years में रिव्यू हुआ, उसके अंदर जो था कोई चेंजेस नहीं आया और उन्होंने इसी 2015 को ही फर्दर कंटिन्यू किया। हर आईएसओ के नए स्टैंडर्ड के रिलीज होने पे लीड ऑडिटर्स जो होते हैं उनको एक अपना अपडेट कोर्स करना होता है 2 days का, जिसमें वो रिवाइज करते हैं पुरानी चीजें भी, और ये भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नई क्या क्या चीजें एडअप हुई हैं।
जो लीड ऑडिटर्स होते हैं उनके वो सर्टिफाइड होते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑडिट करने के लिए सर्टेन किसी एक एजेंसी या बॉडी के साथ, जैसे यहाँ पे एक ब्रू वेरिटास है, एक एसजीएस है, और भी बहुत सारी हैं, दो मेरे अभी जहन में आ रही हैं। ये सारी यहाँ पे एजेंसीज हैं जिन्होंने बाहर से जो है वो लाइसेंस लिए हुए हैं, और इनके पास जो ऑडिटर्स काम करते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं। जब आप आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी को राइट अप करते हैं, उनको उनकी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होता है फुलफिल करते हैं, तो इधर से फिर ऑडिटर्स आते हैं और वो आपको ऑडिट करते हैं, और वो सारे लीड ऑडिटर सर्टिफाइड होते हैं। एक और चीज है कि फीडबैक एंड नेसेसिटी फॉर चेंज, इफ सिग्निफिकेंट इशू और नीड्स फॉर इम्प्रूवमेंट आर आइडेंटिफाइड थ्रू यूजर फीडबैक और चेंजिंग रेगुलेशन, एंड अपडेट माइट बी एक्सपेडाइटेड। टेक्निकल कमेटी के डिसीजंस होते हैं। ऑफ कोर्स रिव्यू साइकिल में एक रेगुलर रिव्यू और एक रिवाइज्ड रिलीज है, ये दोनों भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वही सारी चीजें लिखी हैं, कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। थ्री की प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे क्यूएमएस के जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, वो बेसिकली क्या है। फर्स्ट जो है वो कस्टमर फोकस है, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स। आईएसओ ये कहता है कि आपका जो कस्टमर है उसकी आपको नीड्स को डिक्लेयर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हमारे कस्टमर एम्प्लॉयज भी हैं जो फर्दर सेम इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं, और इनकी नीड्स क्या क्या हैं आपको वो आइडेंटिफाई करनी होंगी अपने पास, कि किस कस्टमर की क्या नीड है। कौन स्टूडेंट्स की नीड्स अलग होती हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का डिफरेंट माइंडसेट है, और जो पीएचडीज है उनका डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें आपको, वो सारी नीड्स आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। लीडरशिप, इंश्योरिंग टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये आईएसओ ही नहीं, और बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आप लोगों की जब तक टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट और टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट, ये दो एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ये नहीं होगी, चीजें उस लेवल पे आप लोग बिल्कुल टॉप टू बॉटम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर तो लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं है या लीडरशिप लीस्ट इंटरेस्टेड है कि ये क्या चीज है, ये क्यों इम्प्लीमेंट करना है, ये क्यों जरूरी है, तो फिर उस तरीके से जो है वो आपको इम्प्लीमेंटेशन रिफ्लेक्ट नहीं होगी एज कम्पेयर टू कुछ जगहों पे होती है। इसकी एक आप मैं एक जनरल एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जैसे आगा खान हॉस्पिटल है, उनकी आपने लीडरशिप को देखा है कि वो लोग अपनी एक्रीडेशंस को लेके, जो भी उनकी रेगुलेटरी एंड दूसरी एक्रीडेशंस होती हैं, बहुत सीरियस होते हैं। तो उनको आपने देखा है कि एक आगा खान का एक नेम है इस उसमें कि वो लोग एक्रीडेटेड हैं, और वो बहुत ही कस्टमर सेफ, सॉरी पेशेंट सेफ जो है वो प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, कंपेयर टू एक नॉर्मल जनरलाइज्ड कोई भी नियर बाय क्लिनिक होता है जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट में कोई भी ओनर है, वो है कभी नहीं है, वो उनके पास क्यूएमएस है नहीं है। तो अगर आप इस तरह से कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि टॉप लीडरशिप की इंपॉर्टेंस जरूरी होती है। एंगेजमेंट ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन क्यूएमएस, ये पहले भी हमने बात करी है कि जब आप पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड पर्सन है उसका आप जरूर एक फीडबैक ले लीजिए। अगर वो लिखना नहीं चाहता तो एटलीस्ट उससे पूछ लें कि आपका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, और क्या आपकी पॉलिसी उन सारे पॉइंट्स को कवर करती है। अगर तो नहीं करती तो उसको भी फिर आप एडअप करेंगे और उसको आप इम्प्रूव करेंगे। प्रोसेस अप्रोच, मैनेजिंग एक्टिविटीज एज प्रोसेसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज आपके डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं और जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, ये उनको टारगेट कर रहा होता है। इम्प्रूवमेंट, अगेन वही कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ये लोग इस तरीके से नहीं देखते कि आपके कितने नंबर ऑफ एडमिशन्स हुए या किस तरह से हुए। इसमें इम्प्रूवमेंट इस तरह से देखी जाती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है, आपने के इम्प्रूवमेंट में ये देखा जाएगा कि आपका स्टूडेंट का फीडबैक था कोर्स एवेल्युएशन का, फैकल्टी एवेल्युएशन का, फिर देन फैकल्टी का फीडबैक था, कितना परसेंट फीडबैक जो था आपका अबव 70 या 80% रहा, कितना परसेंट बिलो 70-80 रहा, किन किन फैकल्टीज का रहा, उसके लिए आप लोगों ने क्या वर्किंग करी, लूप को कैसे क्लोज किया। बहुत सारी अभी भी ऐसे एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ फीडबैक लेके उसको रख देते हैं, उसकी फर्दर क्लोजर नहीं होता। स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको भी कैटेगोरिकली आप लोग ब्रेक डाउन करते हैं, और उसमें ये होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस एग्जाम रिलेटेड हैं, कुछ के जनरलाइज्ड हैं, कुछ के किसी पॉलिसी से रिलेटेड है स्पेसिफिक, उनको सबको एड्रेस करना और उनको फिर डॉक्यूमेंट्स पे दिखाना
कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन था कि उनको टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा, या कोई और पॉलिसी से रिलेटेड कोई उनको इशू था, वो आप लोगों ने उनको बुला के एड्रेस किया और उसको क्लोज किया। तो प्रॉपर क्लोजर, लूप का क्लोज होना बहुत देखा जाता है आईएसओ के अंदर। जितने भी ऑडिटर्स होते हैं दे यूजुअली डू द ऑडिट, और उसमें वो सबसे लास्ट की एक चीज लेते हैं और उससे फिर वो पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे वो कहेंगे इम्प्रूवमेंट में स्टूडेंट फीडबैक दिखा दें, आपने उन्हें एक स्टूडेंट फीडबैक दिखा दिया, देन दे विल से कि इसमें स्टूडेंट ने ये रिमार्क्स दिए हुए कि टीचर सही नहीं पढ़ाता, आप टीचर का मुझे परफॉर्मेंस फीडबैक दिखा दें, जो उनका फैकल्टी या परफॉर्मेंस जो भी वो रिव्यू एक होता है, अब वो दिखाया जाएगा। उसमें अगर कोई एक पॉइंट निकल के आएगा, वो कहेंगे कि अब आप मुझे इसकी कंप्लायंस दिखा दें, आपने कहाँ पर की है, या आपकी पॉलिसी में लिखा है कि जिस टीचर को कंसेक्टिव 3 सेमेस्टर्स में बिलो 60% मिलेगा, आप लोग उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। आप लोग अब ये दिखाएं कि ये जो मिस्टर फरखंदा है, सॉरी मिस्टर फराज हैं, इनको आपने ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट के लिए भेजा कि नहीं भेजा। तो इस तरीके से वो एक से पूरा ट्रेल निकालते हैं एक ऑडिट से। और यूजुअली ऑडिटर डू दिस इवन इन पेशेंट, उसमें भी ये होता है कि जैसे एक पेशेंट है वो आईसीयू में आया है आफ्टर सर्जरी, तो उसकी पेशेंट फाइल ओपन करते हैं, देन वो एक एक फॉर्म चेक करना शुरू करते हैं, पेशेंट का कंसेंट फॉर्म दिखाएं, उसके अंदर जो है जो कंसेंट है वो किसने दिया है, उसके प्रॉपर साइन है कि नहीं है, डॉक्टर के साइन स्टैम्प है कि नहीं है। इस तरीके से ईच एंड एवरी फॉर्म को वो ऑडिट करते हुए जाते हैं पूरी फाइल को, और वहीं से वो फिर फार्मेसी के ऑर्डर्स निकलवाते हैं, वहीं से वो सारी चीजों को निकाल के पूरा वो लूप ऑडिट कर लेते हैं वहीं पर। और उसी में फिर जो है पोटेंशियल जो मतलब कह लें गैप्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। ये आप लोग अपने डेली बेसिस पे पर्सनल लेवल पे, अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे भी कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेट एंड इंफॉर्मेशन। अगेन यही चीज है कि जैसे इंप्रूवमेंट में बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई होती हैं जो कि जिनके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने होते हैं। हर चीज जो है वो हम खुद से नहीं चेंज कर सकते, क्वालिटी डिपार्टमेंट खुद से नहीं कर सकता, इवन एचओडीज भी हर चीज खुद से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप हेल्थ केयर या किसी मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी इंडस्ट्रीज में हैं, तो एचओडी प्लस ओनर या जो भी सीनियर पर्सन है, सीईओ सीईओ, उनके अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एकेडमिक साइड पे हैं तो यूजुअली जो प्रिंसिपल्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं, एकेडमिक मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग, डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, वहां पे अप्रूवल्स होने लाजमी होते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोसेस को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट अच्छा नहीं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी है, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टीज। यूजुअली इंटरेस्टेड पार्टीज जो है, इनका आईएसओ को बहुत मतलब अच्छा लगता है ये। इसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज का कहते हैं कि आप लोग डिक्लेयर करें आपकी कौन कौन है। हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, एकेडमिक साइड की मैं बात कर रही हूँ, और हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एचईसी या कोई एनजीओ कोई रिसर्च फंड कर रही है, तो वो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। पेरेंट्स इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि उनके बच्चे वहां से डिग्री ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एक इंटरेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्स वाई जेड रीजंस के लिए, वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज में हमारे पास आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, पूरा ग्रिड मैट्रिक्स उसका होता है। बहुत लोगों को शायद एक्सपोजर हो, बहुत लोगों को शायद ना हो। यूजुअली हेल्थ केयर साइड पे इसको ज्यादा, और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे इसकी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन देखी जाती है। एकेडमिक साइड पर अभी तक मैंने कम देखी है रिस्क मैनेजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन देखी है। यूजुअली फाइनेंस इसको कवर कर रहा होता है, लेकिन डिफरेंट फाइनेंशियल रिस्क के अलावा भी बहुत सारे रिस्क होते हैं जो अब हम लोगों के इतने एड्रेस नहीं किए जाते एकेडमिक साइड पे। आगे चले प्लीज। अब हम अगर थोड़ा सा बस इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे बर्ड रिव्यू के अंदर, बर्ड व्यू में सॉरी। स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 9001 2015 कैसा होता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कैसा है, लीडरशिप बतानी है आपने, अपने प्लानिंग बतानी है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। जहाँ पे कोई रिस्क होता है वहाँ एक अपॉर्चुनिटी होती है इंप्रूव करने की, आईएसओ की एक स्ट्रेटेजी होती है। जहाँ पे कोई गैप है तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको एक एरिया मिल रहा है इंप्रूव करने के लिए। तो जितने ज्यादा गैप्स है उतने ज्यादा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं आपके पास। सपोर्ट में रिसोर्सेज देखा जाता है कि आपके पास ह्यूमन मैन मटेरियल रिसोर्सेज कितने हैं, और कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितनी अवेयरनेस है और कितना कम्युनिकेशन है, इन सब सपोर्ट जो होता है आपका
वो भी देखा जाता है, उसका प्रॉपर ऑडिट भी होता है, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होती है डिफरेंट जगहों के ऊपर। अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन में यूजुअली स्टाफ और जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं उनसे ऑडिट में क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं कि क्या आपको पॉलिसीज के बारे में पता है, प्रोसीजर्स के बारे में पता है, और आपको अप्रूवल मिल जाता है, और इस तरह से उनसे ऑडिट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन डिग इन की जाती है। ऑपरेशन में मैनेजिंग ऑपरेशनल प्रोसेस डेफिनेटली, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, ये अगेन फैकल्टी, अगर मतलब प्योरली अगर आप ह्यूमन रिसोर्स साइड पे देखें तो ये एचआर की तरफ चला जाता है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अदरवाइज जो है कुछ एकेडमिक साइड पे, जैसे हमारा कोर्स एवेल्युएशन, टीचर एवेल्युएशन, वो भी इसी के उसमें फॉल कर रहे होते हैं। इम्प्रूवमेंट, मैनेजिंग नॉन कंफर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्शन। अगेन जो भी इम्प्रूवमेंट्स आइडेंटिफाइड की जाती हैं लास्ट ऑडिट में या किसी रिपोर्ट के अंदर, किसी सर्वे के बाद, तो उसकी फिर ये लोग करेक्टिव एक्शंस देखते हैं कि आप लोगों ने करवाए नहीं करवाए। एकेडमिकली आई थिंक आप लोगों के अगर एकेडमिक साइड पे तो एसएआरस हो रहे होते हैं, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की। देन जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिव्यूज होते हैं। देन एक और भी एक आई थिंक CIEC होता है, चार्टर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एवेल्युएशन, कुछ करके उसका पूरा फॉर्म बनता है, ये भी HEC का है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सर्वेज एंड रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें होती हैं, रिव्यूज होते हैं, इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई की जाती हैं, देन उनके करेक्टिव एक्शंस देखे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज। अच्छा, हमने QMS का बता दिया कि उसमें क्या चार पांच चीजें हैं जिनके ऊपर क्या कहते हैं वो रिलाई कर रहा होता है। इसी तरह इन्वायरमेंटल जो ISO स्टैंडर्ड है, वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बारे में बात करता है, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। ऐसा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक से ज्यादा ISO के स्टैंडर्ड्स पे सर्टिफिकेशन ली हुई है। जैसे QMS की ली हुई है उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, यूजुअली मैनेजमेंट का होता है 9001 ना। अभी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अच्छा, इस हेलो, समय से पहले आखिरी दफा मेंसेस कब आए थे? मार्च की कितनी तारीख को? आई थिंक सही, माइट, सॉरी, ओपन था। सपोर्ट हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। जब आप इन्वायरमेंटल ISO की बात करते हैं तो देयर विल बी एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, और उसी से रिलेटेड आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और हर चीज देखी जाएगी। आजकल इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी जो आगे एक और आएगा, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ WHO के कुछ गोल्स, WHO के ही हैं आई गेस, सस्टेनेबल SDG गोल्स भी होते हैं हमारे, उनमें भी इन्वायरमेंटल का होता है। फिर ग्रीन मैट्रिक्स है, वो एक रैंकिंग है, इसमें भी इन्वायरमेंट का पूछा जाता है। और बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्री से कहा जाता है कि आप बताइए कि आइदर यू आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और आप लोगों का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, और आप लोगों की कम्युनिटी स्टैंडिंग कैसी है, ये सारी चीजें पूछी जा रही होती हैं। तो वही सारी भी इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। इसके अंदर अगर अभी तक किसी को कोई क्यूरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, वरना फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आई गेस या तो सब समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे कर दीजिए प्लीज डॉक्टर मनी। नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करने को मिल रही हैं। चलिए, थैंक यू मिस रोमाना। अगेन हम आ गए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब आप देखेंगे कि इनका एक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, QMS का आप देखें, उसके बाद आप इन्वायरमेंटल का देखें, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का देखें, तो ऑलमोस्ट कुछ जो उनके मेन जनरलाइज्ड हेडिंग्स हैं वो सेम ही हैं, और उन्हीं के अंदर जो है इनके फिर डेफिनेशंस थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी में ये कहते हैं कि मेक श्योर करें कि आपके ऑपरेशंस, आपका स्टाफ और आपकी सारी चीजें सेफ हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, और अच्छे से डॉक्यूमेंट हुए हुए हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड आपके प्रोसीजर प्रोसेसेस हैं। टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट की लीडरशिप की जो वो कमिटमेंट देखी जाती है वो यहाँ देखी जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज अनसाइंड है, पॉलिसीज पर डेट्स अपडेटेड नहीं है, 10 साल पहले की पॉलिसी अब भी आपने ऑडिट में रख दी है, तो उसको वैसे ही मतलब कह लें कि एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अब हमारी एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रही है।
जो 5 ईयर पहले चीजें थी अब वो 5 ईयर बाद अभी ऐसी चीजें नहीं है। तो पॉलिसीज को कॉन्स्टेंटली रिव्यू में रखना और कोई भी मेजर चेंजेस आने पे पॉलिसीज को अपडेट करना, देन उसको टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट से अप्रूव करवाना, ये बहुत लाजमी है। और फिर उसको वही डिसेमिनेट करना और उसकी अवेयरनेस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आज भी अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक साइड पे बहुत सारी स्टाफ ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप किसी पॉलिसी के बारे में पूछें तो दे आर अनअवेयर, उन्हें नहीं पता होता। या वो ये कहते हैं कि जितनी पॉलिसीज बनती हैं स्टूडेंट्स के लिए बनती हैं, करिकुलम से रिलेटेड बन जाएगी, फैकल्टी से रिलेटेड बन जाएगी, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ वहां पे बैठे है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठे है, उसके लिए कोई पॉलिसी ऐसे ज्यादा होती ही नहीं है। जो कि प्रैक्टिस आई थिंक गलत है हर डिपार्टमेंट में। एचओडीज को चाहिए कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्टाफ और डेली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और पूरा प्रॉपर मैनुअल रखें। आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल होता है वो समझ लें कि जैसे किसी भी एक मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ एक बुकलेट आता है ना, जिसमें ए टू जी सारी चीजें लिखी होती हैं इंक्लूडिंग वारंटी, किस सूरत में आप क्लेम कर सकते हैं, किस सूरत में नहीं, इसी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखें लोग चेंज हो जाते हैं, आपके सिस्टम्स इतने अच्छे होने चाहिए कि जो भी न्यू पर्सन आए वो साथ में कैरी कर सके सारे काम को, उसको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी जगह जो होता है सारा कुछ जो होता है वर्बल पे होता है। एक पर्सन बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, वो बहुत अच्छा ट्रेन करता है अपने जूनियर को। सेकंड पर्सन उतना एक्सप्रेसिव या उतना डिटेल में नहीं बता पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जूनियर उतना अच्छा लर्न नहीं कर पाता है। क्यूएमएस जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल्स होते हैं, यही आपके एज अ ट्रेनिंग मैनुअल्स भी यूज होते हैं डिपार्टमेंट में, जब कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है और कोई एग्जिट कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा डॉक्टर मुनीब। मैंडेटरी क्वालिटी कंप्लायंसेस मैंने इधर जरूर डाली थी। हेल्थ केयर से रिलेटेड भी है ये, और मतलब वैसे भी एक जस्ट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन भी है ये कि अगर किसी का हेल्थ केयर बैकग्राउंड या नहीं है तो भी उसके लिए ये जरूरी है। एक है सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टॉक्सिक वेस्ट है, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप कोई दवाइयां बनाते हैं, चाहे आप कोई खाने की चीज बना रहे हैं, या कोई आप हेल्थ केयर में, इसलिए एग्जाम्पल इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जैसे पेशेंट का ब्लड होता है, न्यू बॉर्न के कुछ वेस्ट होते हैं, और इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा एक जो होता है टॉक्सिक या हजार्डियस वेस्ट कहलाता है। और सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये कहती है कि इसको आपने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। आप इसको सिंपल जनरल कचरा कुंडी में नहीं डाल सकते क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए थ्रेट है। आईएसओ ये कहता है कि आप हमें तो फॉलो करेंगे, साथ साथ आपके ऊपर आपके सिटी, स्टेट या टेरिटरी की जो जो रेगुलेटरी बॉडीज के रूल्स हैं वो सब आप पर अप्लाई होंगे। तो आईएसओ सिर्फ अपने बारे में नहीं पूछता, वो ये भी पूछता है आगे कि अगर तो आपके पास इस तरह का कोई टॉक्सिक वेस्ट है, तो टॉक्सिक वेस्ट हैंडल करने के लिए क्या आपने अपने स्टाफ को पीपी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या गियर्स हैं वो आपने प्रॉपर दिए हुए हैं, आप लोग ये टॉक्सिक वेस्ट कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। अगर तो आप उन्हें कहेंगे कि हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो गार्बेज ट्रक्स आके ये गार्बेज वेस्ट ले जाते हैं और कहीं और डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो देन वो उसके पूरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। देन वो ये पूछेंगे कि क्या वो कंपनी एनवायरमेंटल क्लॉजेस के तहत जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बनाए हुए हैं, क्या उनको फॉलो करते हुए वो डिस्पोज ऑफ करते हैं या फिर वो वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो फिर ये होता है कि वो कंपनी का एसओपी देखते हैं कि वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अगर तो वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सही तरीके से और उनके पास एनवायरमेंटल आईएसओ सर्टिफिकेशन है, तो देन दे से कि ठीक है, सही है, ओके गुड। अगर फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन ना हो लेकिन उनका प्रॉपर प्रोसीजर हो और उसके एविडेंसेस प्रॉपर हो, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो ये बहुत बड़ा गैप है, और वो उसके ऊपर ये कहते हैं कि आप अपना जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कराची है, तो आप सिंध का लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपका पेनल्टी या नॉन कन्फर्मिटी में जाता है, तो उसको क्लोज करना होता है। सिमिलरली हम पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, और हेल्थ केयर में भी होती हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी हो रही होती हैं, इसके अलावा कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट्स है, इसके अलावा जो
और भी बहुत सारी जगहों पे जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी यूज हो रहे होते हैं सर्टेन टेस्टिंग के अंदर। तो उसके अंदर जो है ये सारे जो टेस्टिंग होती है इसके भी पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी के सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स हैं। अगेन स्टार्टिंग विद द स्टाफ सेफ्टी, पूछा जाता है कि आपके डोजीमीटर बैजेस हैं, जो स्टाफ आपके पास रेडिएशन में खड़ा हुआ है कितना एक्सपोजर है मंथली, और अगर वो एक लिमिटेड स्पेसिफाइड लेवल से हाई था तो क्या आपने उस स्टाफ को मूव किया, नहीं किया। क्योंकि एथिकली इट्स रॉन्ग कि आप अपने एक स्टाफ को रेडिएशन एरिया में उसकी लिमिट्स हाई होने पर भी छोड़ दें। इससे वो प्रोन टू कैंसर और प्रोन टू अदर डिजीजेस होते हैं जो रेडिएशन के ओवर एक्सपोजर से मिलती है। अगेन ये कि जैसे हमारे पास ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, बहुत एक्टिवली काम करती है। आए दिन हम बहुत सारे इनके एडवर्टाइजमेंट्स एड्स में, न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। इनकी ड्रग से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो कह लें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो करने होते हैं इन लोगों को, और बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। इसके अंदर जो है वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं किसी किस्म का। जैसे ड्रैप के रूल्स होते हैं कि डिस्पोज्ड ऑफ एक्सपायरी मेडिसिन की प्रॉपर डिस्पोजिंग होनी चाहिए। उसके भी वो सारे एविडेंसेस देखते हैं। तो आईएसओ भी देखता है, वो ड्रैप का नाम लेके आपसे पूछ सकता है कि आपके ऊपर ड्रैप एप्लीकेबल है तो आपने इसमें ये XYZ काम किया है कि नहीं किया है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप आईएसओ के लिए आए हैं तो हम आपको ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो ये कहता है कि आईएसओ का एक क्लॉज है एक जगह पे जहाँ ये लिखा हुआ है कि आप अपने नेशनल या इंटरनेशनल या लोकल जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज एंड बॉडीज हैं उनको आप फॉलो करेंगे। देन अगेन एक पिनैक है, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल लेबोरेटरी। अच्छा, ये सारे गवर्नमेंट बेस्ड है, ये कोई प्राइवेट नहीं है कि आपकी मर्जी आप इसे फॉलो करें ना करें। पीएनआर रेडिएशन का है, ड्राफ फार्मेसी का है, ये लेबोरेटरी का है, सिंध एनवायरमेंटल जो सीपा है हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट का, ये सारे गवर्नमेंट है। इसी तरह से सिंध हेल्थ केयर कमीशन है जैसे, वो भी गवर्नमेंट है। अच्छा, सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। इसी तरह जैसे सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध की है, पंजाब की अलग है। ओवरऑल ये ईपीए के नाम से होती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के उस। डॉक्टर मुनीब आगे चलिएगा। अच्छा, एक चीज जो अभी मैंने कही थी कि हम एक एजुकेशन वाला आईएसओ का मैनुअल की सिर्फ हेडिंग्स कह लें, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, दो दो तीन तीन पेजेस की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली अगर आप आईएसओ का मैनुअल, या आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा अगर आप सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में डिफरेंट में डाला हुआ है। तो स्टार्ट होता है स्कोप से, उसमें नॉर्मेटिव रेफरेंसेस के बारे में लिखा होता है, टर्म्स। ये गाइड होती है जिससे आप अपना मैनुअल बना सकते हैं। ये मैनुअल नहीं है, ये गाइडलाइंस है, रिक्वायरमेंट्स विद गाइडेंस फॉर यूज होता है। हम एजुकेशन का देख लेते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या हैं, आप कितने बड़े हैं, आप इंस्टीट्यूट हैं, आप एक यूनिवर्सिटी हैं, आपके कैंपसेस हैं, आपके रिमोट कैंपस है, ऑनलाइन कैंपसेस हैं, जो भी है आपने इधर बताना होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इट्स कॉन्टेक्स्ट, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ 4.3 में आप डिक्लेयर करते हैं अगर आप किसी एक पार्ट को कवर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सब कैंपस ऑनलाइन टीचिंग इस तरह की चीजें नहीं है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारे ऊपर 4 या जैसे प्लानिंग, इधर किस पे मैं बताऊं, यहाँ पे ये एजुकेशन रिलेटेड है तो सारी एप्लीकेबल है। कुछ इस तरह के होते हैं जहाँ पे आप डिक्लेयर कर देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज जो है हमारे पास नहीं होती तो हम इसको केटर नहीं करते। इसके आगे हम चलते हैं 4.4 पे, मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली मैनेजमेंट में पूरी ये कहते हैं अपनी हायरार्की बताएं सारी, और उसके अप्रूवल्स पूरे दिखाएं, एचओडीज दिखाएं, ये सारी चीजें आप जो है वो दिखाएंगे। डॉक्टर शाहजबीन जी। फॉर एग्जाम्पल कुछ के ऐसे कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कैंपसेस ऐसे होते हैं जो डिग्री नहीं देते और कुछ देते हैं डिग्री नहीं ग्रांट करते, वो इसमें आ सकता है 4.2 में, 4.3 में। जी, 4.3 में बिल्कुल आपने बहुत अच्छा इसको अंडरस्टैंड किया है, ये आ सकते हैं। प्लस अच्छा, एक और चीज ये कि आईएसओ नहीं कहता कि आप अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को आईएसओ सर्टिफाई करवाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को करवा रहे होते हैं, या हम एक स्पेसिफिक कैंपस को करवा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप वहाँ डिक्लेयर करेंगे कि हमारे बैचलर प्रोग्राम
ए कैंपस में होते हैं और बी कैंपस में सिर्फ डिप्लोमास होते हैं, तो वो आउट ऑफ स्कोप है। मतलब बी कैंपस को हम नहीं ऑडिट करा रहे, ना हम इसे आईएसओ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल वो बी कैंपस की कोई बात कर देते हैं, यूजुअली ऑडिटर्स स्टिक टू देयर डोमेन एंड एरिया एंड बाउंड्री, और वो स्कोप पहले से पढ़कर आए हुए होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ ऑडिट करना है। लेकिन अगेन अगर कोई थोड़ा सा जैसे ट्रैक से डेविएट हो जाए, तो आप कह देते हैं कि हमारे स्कोप में ऑलरेडी नहीं, हम इन्फॉर्म कर चुके हैं, तो वो फिर अपने उस पर ही स्टिक करते हैं। लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप एंड कमिटमेंट हो गई। अगेन वही वाली बात है कि पॉलिसीज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए क्वालिटी की, और डिफरेंट लीडरशिप जो भी है, एचओडी है, वाइस चांसलर है, जहाँ जो रेलेवेंट लीडरशिप के सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है वो होने चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल्स होने चाहिए। बहुत सारी जगहों पे पॉलिसी प्रोसीजर इन प्लेस होते हैं, उनके अप्रूवल्स नहीं मिल रहे होते। और ये एकेडेमिया साइड पे जो है, इवन एचईसी के डिफरेंट विजिट्स होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट और सर्वेज एंड रिव्यूज होते हैं, करिकुलम रिव्यू या कुछ भी है, और वहां पे जो होता है सारी चीजें इन प्लेस होती हैं, पीछे एक सिंगल अप्रूवल नहीं मिल रहा होता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कोई भी एजेंसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन कमीशन है, दे आर आस्किंग कि आपने हमारी एक अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। जी हमने कर ली है। उसका अब वो कहेंगे कि ठीक है, आप वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार या जो भी आपकी अथॉरिटी या कंसर्निंग बॉडी है, उससे आप उसका अप्रूव्ड अडॉप्शन का एक नोटिफिकेशन दिखा दें। अब सारी चीजें हैं, सिर्फ वो नोटिफिकेशन ही नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम के स्टार्ट का एक प्रॉपर अप्रूवल होता है। बैचलर है, डिग्री प्रोग्राम है, जो भी आपके पास है, या आप कोई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, आप ओपीडी के बाद रेडियोलॉजी की भी सर्विस दे रहे हैं, लेबोरेटरी की दे रहे हैं, उसका एक प्रॉपर अप्रूवल होता है। सीईओ वाइस चांसलर जो भी होते हैं, रेलिवेंट लीडरशिप, उससे होता है। वो लेटर्स अगर मौजूद ना हो, तो भी वो ये कह देते हैं कि आपकी जो लीडरशिप की कमिटमेंट है वो सही नहीं है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, उसका अप्रूवल का पेपर नहीं है आपके पास, नोटिफिकेशन नहीं है। ये रीजन होता है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि फिर प्रिंसिपल्स जो होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, जो एचओडीज होते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को कि आप पोस्ट करके प्लीज इसको किसी तरह से वो कर। ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, समटाइम्स ऐसा होता है कि दो पोजीशंस के बिटवीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल हो रही होती है, ओवरलैप कर रही होती है, और अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो पर्सन ए कर लेगा, और अंडरस्टैंडिंग होती है पर्सन बी कर लेगा, और ना ए करता है ना बी करता है, और वो चीज गैप के तौर पे रह जाती है। जब ऑडिट होता है, या 2-3 साल बाद जब प्रॉपर क्यूईसी ऑडिट कर रहा होता है या क्वालिटी डिपार्टमेंट कर रहा होता है, तो वो फिर हाईलाइट होती है। एंड देन फिर वो एक दूसरे पे आ रहा होता है कि हमने इनको कहा था, उन्होंने उनको कहा था, वो छोड़कर चले गए, वो शिफ्ट हो गए, वो ट्रांसफर हो गए। तो इसमें यह है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जहां आपको नेसेसरी लगे, बहुत सारी जगह पे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन इतनी डिटेल्ड रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई रोल बहुत क्रिटिकल है, कोई पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, तो डेफिनेटली प्रॉपर डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए, उसके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाए, और अथॉरिटीज लाजमी बनाए, ताकि कोई भी स्टाफ अपनी अथॉरिटी से ज्यादा जो है वो ना पावर को यूज कर सके, ना उसका मिसयूज कर सके। ये वाली चीज है। प्लानिंग पे आते हैं, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। अगेन ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जहाँ गैप्स होते हैं, जहाँ रिस्क होते हैं, वहां पे रूम टू इम्प्रूव होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं। एजुकेशनल रेगुलेशन, और सॉरी, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। अब आपके जो भी स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको आप किस तरीके से अचीव करते हैं। इसके अंदर जैसे एक एडमिशन डिपार्टमेंट है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव या गोल बनाया हुआ है कि इस साल हमने 2000 बच्चों को एडमिशन देना है। इस साल हमने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट या फाइनेंस एड ऑफिसिंग डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि इस साल हमने 100 लोगों को स्कॉलरशिप देनी है। तो ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वो कैसे अचीव करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप है कि वो अनाउंसमेंट करेंगे, डिफरेंट जगह पे प्लेटफॉर्म्स पे लगाएंगे, स्टूडेंट से एप्लीकेशंस लेंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, मेरिट बेस्ड स्क्रूटनी होगी, पैनल जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और उसके अंदर डिफरेंट फैकल्टीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा थर्ड पार्टी का। ये सारी चीजें देन उनकी प्लानिंग में आती है, देन अचीव करके वो फिर नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे कि हाँ हमने इन्हें अचीव कर लिया। प्लानिंग ऑफ चेंजेस भी यही चीज है जो मैं कह रही हूँ कि इसके अप्रूवल्स होने चाहिए। जब आप किसी प्रोग्राम का नेम बदलना चाहें, किसी डिग्री प्रोग्राम का नेम बदलना है, कोई नया प्रोग्राम शुरू करना है, ये सारे प्लानिंग ऑफ चेंजेस है। आप किसी डिपार्टमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, ये सारों का प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए रेलेवेंट पर्सन से। कई जगह एचओडी अप्रूवल इज इनफ, कई जगह आपको सीनियर का भी लेना पड़ता है। सपोर्ट में अगेन बात होती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज में आपके स्टाफ भी है, मटेरियल भी है, और
बाकी भी जो चीजें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, रिसोर्स में बहुत सारे लोग सिर्फ एचआर ले लेते हैं, इसमें एचआर नहीं होता, इसमें बाकी रिसोर्सेज भी होता है। मुझे काम करने के लिए सिर्फ स्टाफ नहीं चाहिए, मुझे अगर अपना काम करवाना है तो मुझे डेस्क भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, उसके बाद मुझे स्पेसिफिक रिसर्च जर्नल पेपर्स की सब्सक्रिप्शन भी चाहिए। वो सारी चीजें देखिए आपके रिसोर्सेज हैं, इनके बगैर आप काम नहीं कर सकते। मुझे कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए, ये सब जो है ये रिसोर्सेज हैं। अगर ये होंगे तो ही अच्छा काम कर सकेगा स्टाफ, अगर ये नहीं होंगे स्टाफ काम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो। अगेन कॉम्पिटेंसी जो होती है वो आपके रिसोर्सेज में सिर्फ स्टाफ पे ही नहीं शो होती है, वो इसमें भी होती है कि अगर मैंने आपको पेंटियम 3 दिया हुआ है जो बहुत पुराना से कंप्यूटर है जिसमें कोई काम ही नहीं होता है, तो आप नहीं काम कर सकते। ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्सेज जो है वो एक तो एफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी कोई पॉलिसी हो, कोई भी चीज़ हो, अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन का हर आईएसओ स्टैंडर्ड बात करता है कि पॉलिसी सिर्फ बना के अलमारी और कैबिनेटों में नहीं रखनी है, ये आपने अपने स्टाफ को बतानी है, इसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जब कोई स्टूडेंट बाहर से कॉल करता है, बहुत सारा स्टाफ ऐसा होते हैं जो ये कह देते हैं कि हमें इस बारे में मालूम नहीं है, जबकि पॉलिसी इन प्लेस है, आपका पूरा प्रोसीजर इन प्लेस है, लेकिन आपका जो मतलब कस्टमर या एंड यूजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट है, जो आपका रेवेन्यू लेके आ रहा है, जो जरूरी है आपके इदारे को चलने के लिए, जब वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है तो स्टाफ को मालूम ही नहीं है। टेलीफोन ऑपरेटर को नहीं मालूम है किस डिपार्टमेंट में कॉल मिलानी है, जिसकी वजह से लॉस यूनिवर्सिटी सफर कर रही है या डिफरेंट लोग सफर कर रहे हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन रेलिवेंट लोगों को रेलिवेंट चीजों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पर्सन है जो देगा इन्फॉर्मेशन तो पता लगेगी, वरना है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, अगेन एक और चीज है कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। इससे मुराद ये है कि आपके डिपार्टमेंट में जितनी फाइल्स हैं उन सबकी प्रॉपर टैगिंग होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि सीरियल नंबर 1 पे जो है मेरे पास QMS है, सीरियल नंबर 2 पे मेरे पास प्रोसीजर की फाइल है, सीरियल नंबर 3 पे मेरे पास अप्रूवल्स की फाइल है, सीरियल नंबर 4 पे मेरे पास एविडेंस की फाइल है। ये सारी फाइल्स होनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेक होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये इसलिए भी इंश्योर की जाती है कि कोई फाइल अगर मिसप्लेस होती है या कहीं अप्रूवल के लिए गई और वापस नहीं आई, तो ये उससे इंश्योर किया जाता है कि आपके डिपार्टमेंट की रनिंग मुतासर ना हो और आप अपना डॉक्यूमेंट रिकवर कर लें। बजाय ये कि बगैर अनटैग्ड फाइल्स हो और आपको पता ही नहीं आपके डिपार्टमेंट में 100 फाइल्स हैं, 200 फाइल्स हैं, उनका क्या नेम है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने विद इन 15 मिनट्स 3 फाइल्स लेके जानी है एविडेंस के लिए। जैसे ऑडिट में हमें ये बहुत काम आती हैं चीजें, जब आपकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होती है, तो उसमें वो जैसे जैसे एविडेंसेस मांगते हैं आप वैसे वैसे सीरियल नंबर से देके फाइल्स निकलवाते जाते हैं और उनको शो कराते जाते हैं एज एविडेंस। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स फॉर द एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विस, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन में एक्सटर्नली प्रोवाइडेड क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो ये हो जाता है कि जैसे आपने एक दवाई बनाई, उसकी पैकिंग आपने किसी थर्ड पार्टी दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया या ऑर्डर दे दिया, उन्होंने आपकी दवाइयां पैक करके आपको दे दी। एक तो ये हो गया। एजुकेशन में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या दूसरी किसी सर्टिफिकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी से आपने कोलैबोरेशन कर लिया और आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कोई प्रोग्राम या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर एक्सटर्नल एक पार्टी इन्वॉल्व हो गई जो आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं है, लेकिन ये कि उससे आपने MOU वगैरह साइन करके जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको हायर कर लिया, तो उसका भी SOP या प्रोसीजर उस सर्टिफिकेशन को देने के लिए समझना और आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना लाजमी है। वो वर्बल पे आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिलीवरी ऑफ द एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये आ गया। आगे करिएगा प्लीज डॉक्टर मुनीम। एक्सक्यूज मी, मुझे बताइएगा कि आप ये जी कह रहे हैं कि MOU बनाने का भी आपके पास SOP होनी चाहिए? इज दिस व्हाट यू ट्राइंग टू से? नहीं, ऑपरेशंस नॉट इन में टर्म्स ऑफ पीछे? MOU बनाने का नहीं। आई मीन आपका क्वेश्चन हो गया मिस सुमेरा या अभी आपका कंटिन्यू नहीं है? नहीं, यही क्वेश्चन है। जी जी। कहने का मकसद ये कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक हमारे पास इधर कराची की एग्जांपल इसलिए दूंगी कि होपफुली सारे कराची से ही हैं तो वो रिलेट कर सकेंगे। अगर कोई आउट ऑफ कराची हो तो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक PIQC है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, और एक PIMS है, जैसे ये लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो PIQC और PIMS के साथ कोलैबोरेट करती हैं और वो अपने एम्प्लॉयज के लिए हाफ ऑफ कॉस्ट पे डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, 6 मंथ्स प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती है। उस सूरत में ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर MOUs अवेलेबल नहीं होते। जब ऑडिटर आता है और आप उन्हें ये बताते हैं कि हम ये 4 डिग्री प्रोग्राम्स के साथ एक डिप्लोमा और एक ही सर्टिफिकेशन एक बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके या बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके दे रहे हैं, सो दे आस्क फॉर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें MOU जो है एक इम्पॉर्टेंट या कॉन्ट्रैक्ट या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसमें भी आप लोगों ने एग्री किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट भी है। और वो जब मांगते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पर, वो होता है किसी के पास मार्केटिंग में या आउटरीच में या कहीं और। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो लोग ये लिख देते हैं कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली। ऑल्दो आप लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफर किया, उसका एविडेंस है, स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली उसका एविडेंस है, मेरिट पे आपने सारा काम किया उसका एविडेंस, सारी चीजें प्रॉपर है, लेकिन जो एक वो MOU था वो नहीं है। तो वो चीज जो होती है वो फिर ये हो जाती है। अच्छा, एक और चीज ये कि ड्यूरिंग द ऑडिट जो जो एविडेंसेस आप नहीं दिखा सकते, ऑडिटर उसको लिखता है कि वो नहीं है, आइदर है या नहीं है, बस। उसके बीच में ये नहीं होता कि हमारे पास है हम आपको बाद में दिखा देंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं 1 या 2 डेज ऑडिट पे आया हूँ, मैं इसी में देखूंगा जो देखूंगा, अगर आप इसमें मुझे दिखा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिखा सकते तो ये नहीं है। ये वाली चीज होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडिटर्स आपको जरूरी नहीं ISO के, और भी जो जैसे HEC वगैरह की तरफ से ऑडिटर्स आते हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि ठीक है अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि बाद में लोकेट करके हमें ईमेल पे शेयर कर दें या हार्ड कॉपी में शेयर कर दें। ये प्योरली डिपेंड करता है कि जो आपके पास ऑडिट करने आया हुआ है वो आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता तो हम उनसे फ्लेक्सिबिलिटी ले नहीं सकते जबरदस्ती, क्योंकि बाय रूल हमारे पास अगर हम एक काम करते हैं तो उसका एविडेंस होना चाहिए था। आगे चलते हैं। 7th इज सपोर्ट। अच्छा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 8 परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन। दिस इज द थिंग कि हम लोग मॉनिटरिंग और मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन, डिफरेंट फीडबैक्स हैं, डिफरेंट सर्वेज हैं। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपने KPIs भी बना लिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा भी एक KPI होगा कि एटलीस्ट, मैं एक सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है KPI, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए होता है कि हर स्टाफ के लिए जरूरी है कि वो 1 साल के अंदर एक कोई डिप्लोमा, एक कोई सर्टिफिकेशन, एक अपनी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अपग्रेड जरूर करे, कोई सेमिनार अटेंड करे, कोई वर्कशॉप अटेंड करे, कुछ ना कुछ जरूर करे। देर आर पीपल हु आर not attending any seminars, workshops, they are not updating their professional qualifications, 5-5 साल हो जाते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं, they are sitting on the same point। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई एडवांसमेंट आती है, इवन टेक्निकली, जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू सॉफ्टवेयर डेटा एनालिसिस के लिए अब आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूज कर रही हैं, पावर BI यूज कर रही हैं, बहुत सारे लोग इन्वेंट्री वगैरह के लिए जो डायनामिक 365 माइक्रोसॉफ्ट का होता है वो यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सेल की बहुत सारे एडवांसमेंट फॉर्मूलाज में और डिफरेंट एनालिसिस में आ गए हैं। तो जब ये लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। जब बहुत बड़ा डेटा आता है तो इन लोगों से मैनेज नहीं हो रहा होता है, इन लोगों से काम नहीं हो रहा होता है, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस आनी शुरू होती है। हम न्यू सॉफ्टवेयर क्यों अडॉप्ट करें, हम न्यू चेंज क्यों अडॉप्ट करें, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि KPIs जो होता है, एक वो फेयर मेरिट का भी रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। दूसरा ये कि जो लोग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पीपल, एक जो अपने आप को प्रोफेशनली इंप्रूव कर रहा है, क्वालिफिकेशन को, सर्टिफिकेशंस ले रहा है, डिप्लोमा ले रहा है, अब अगर आप उनका इंक्रीमेंट करते हैं तो एक आपके पास भी जस्टिफाइड रीजन है कि इनका डिफाइंड KPI था कि 2 साल में अपना मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, इन्होंने किया है तो ठीक है, इनका इंक्रीमेंट कर दें। इसमें बाइसिंग, फेवरिज्म, ये सारा कुछ जो है रूल आउट हो जाता है फिर इस तरह की चीजों में। उसके अलावा अगर हम चले, इंटरनल ऑडिट है अगेन। अच्छा, हर HOD जो है उसे चाहिए कि एटलीस्ट क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ्स में अपने डिपार्टमेंट का खुद ऑडिट करे, खुद देखे कितने लोग टाइम पे आ रहे, कितने नहीं आ रहे, कितनों का JD बना हुआ है, कितनों का नहीं बना हुआ, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेंडिंग है, कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं। अगर आप अपना सेल्फ ऑडिट एवरी 3 मंथ्स में कर लेते हैं या एवरी 6 मंथ्स में कर लेते हैं तो आई थिंक आप लोगों का डिपार्टमेंट हमेशा रेडी रहेगा। अगर कोई बाहर का ऑडिटर आएगा
तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। यूजुअली 2 या 3 डेज नोटिस पे बताया जाता है कि कोई ऑडिट होने वाला है, कोई हमारा प्रोग्राम रिव्यू करने आने वाला है, और उस वक्त हमेशा आपके पास इतना टाइम नहीं होता। कभी कभी आपके बेस्ट टीम मेंबर्स जो होते हैं वो किसी ऑफ पे होते हैं, या वो आउट ऑफ टाउन होते हैं, या फिर वो किसी ट्रेनिंग पे गए हुए होते हैं। तो उस वक्त फिर ये होता है कि एचओडी को प्रॉब्लम आता है, एंड दे यूज टू कोट कि हमारे स्पेसिफिक 2-3% जो काम करते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, या वो जो इस प्रोजेक्ट पे काम करें वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो उसमें एक एवरी 6 मंथ्स में अगर आप लोग अपनी फाइल्स को प्रॉपरली अपडेट कर लें। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम एकेडमिक साइड पे आता है, फैकल्टी बहुत कॉम्पिटेंट हो जाती है, लेकिन सीवी उसने वही 1945 की लगाई हुई थी, जिसमें उसके सिर्फ 2 रिसर्च पेपर लिखे होते हैं। जब कोई उनसे सवाल करता है, वो कहते नहीं मेरी तो 15-20-25 पेपर्स जो है वो पब्लिश हुए हुए हैं, सीवी में उसके सिर्फ 2 होते हैं। तो फैकल्टी फाइल्स को एक अपग्रेड हर एचओडी अगर खुद कर ले, तो उसके बहुत सारे एक्रेडिटेशंस में उसको आसानी हो जाएगी, जिसमें उसको सपोर्टिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। अच्छा, सही है। चैट में आगे जो है इम्प्रूवमेंट में नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इनको भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इम्प्रूवमेंट के अंदर। नॉन कंफर्मिटी क्या और करेक्टिव एक्शन क्या, ये एक छोटा सा टर्म समझ लें। कुछ चीजें जो होती हैं वो होती हैं जो कि नॉन कंप्लाइंस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है कि हर स्टाफ को आके रोज सुबह टाइम इन करना है और वापस जाते हुए टाइम आउट करना है, और अगर कोई स्टाफ नहीं कर रहा है, तो ये नॉन कंफर्मिटी, ये कुछ मैंने छोटे लेवल पे बता दिया। इसी तरह एक डिपार्टमेंट को एक काम असाइन था, उसने नहीं किया, वो उसकी नॉन कंफर्मिटी है। करेक्टिव एक्शन क्या है कि आपने उसको डॉक्यूमेंट किया, आपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और उसको करेक्ट कर लिया। स्टाफ था टाइम इन नहीं कर रहा था, एचआर ने बुलाया, उनको करेक्ट किया, उन्होंने करना शुरू कर दिया, नॉन कंफर्मिटी क्लोज हो गई। अच्छा, नॉन कंफर्मिटी फिनिश नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर हमारा कोई सिस्टम का ब्रेकडाउन है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने या कोई भी रिव्यूअर है वो आपसे पूछ रहा है कि आपका एक प्रोसीजर है एडमिशन का, वो कहाँ है। अगर फॉर एग्जांपल वो पॉलिसी नहीं है, या फॉर एग्जांपल हरासमेंट की पॉलिसी आपके पास नहीं है, या जेंडर इक्वालिटी की पॉलिसी आपके पास नहीं है, उस वक्त आपने कहा वो पॉलिसी नहीं है, उसने कहा चले मैं इसको एक नॉन कंफर्मिटी दे रहा हूँ, ये होनी चाहिए क्योंकि आपका जो इदारा है उसमें आदमी औरतें सब काम कर रहे हैं, सो दिस शुड बी देयर ना। तो ये हमारी रिकमेंडेशन है कि एक नॉन कंफर्मिटी है। अच्छा, नॉन कंफर्मिटी मेजर होती है, माइनर होती है। माइनर वो होती है जो कि जैसे डॉक्यूमेंटिव, मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी कि एक पॉलिसी है वो नहीं है, उन्होंने रिकमेंड किया, ये आप बना लिए, नॉन कंफर्मिटी है। आप लोगों ने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 30-40 डेज जो भी टाइम था उसमें बना के उनको शेयर कर दी, आपकी नॉन कंफर्मिटी क्लोज हो गई, ये माइनर है। मेजर नॉन कंफर्मिटी क्या होती है, जब सिस्टम का ब्रेक डाउन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कहा यह जाता है कि हर यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट हो और स्टूडेंट्स ड्राफ्ट की फॉर्म में बैंक अकाउंट में ही फीस अपनी पे करें। दे शुडेंट बी डीलिंग विद द कैश, क्योंकि कैश में फिर कैश का मिसप्लेस होना बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जाएं और वहां पे सारी फीस की डीलिंग कैश में ही हो रही है, तो ये एक नॉन कंफर्मिटी है, मेजर सिस्टम का ब्रेकडाउन है, और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे। तो मेजर नॉन कंफर्मिटी में जो होता है वो इश्यूज होते हैं, और माइनर जो होती हैं छोटी मोटी वो सबकी आती हैं। और वो ये होता है कि जब आप लोग उसको करेक्टिव एक्शन के थ्रू क्लोज कर लेते हैं तो वो क्लोज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ एनेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इस आईएसओ के अंदर, जिसमें जनरल प्रिंसिपल, फैसिलिटीज, कम्युनिटी को सॉरी कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल लर्निंग प्लान्स, ये सारी चीजें जो हम लोग अपने उसमें रिसेप्शन एंड डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, hygiene care, care in situation of illness or accident, pedagogical, playful materials, equipments and spaces, behavioral management and prevention of child abuse and negligence, ये सारी चीजें जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एनेक्चर्स हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, आईएसओ सिर्फ बड़ी एकेडमिक के लिए नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई जूनियर स्कूल्स भी एजुकेशन आईएसओ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर इन एनेक्चर्स को देखेंगे, और बड़े भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी देख सकती हैं। नेक्स्ट करिएगा डॉक्टर मुनीर। अगेन आगे और भी है, फोकस ऑन लर्नर्स एंड अदर बेनिफिशरीज, विजनरी लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट। अब आप देखें इसमें बहुत सारे वही टर्म्स हैं जो हमने क्यूएमएस में डिस्कस किए, वही दोबारा से आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट, एविडेंस। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स भी आई थिंक प्रिंसिपल्स या इन डिटेल्ड उन्होंने एनेक्चर्स में बताया हुआ। एथिकल कंडक्ट इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, असेसिबिलिटी एंड इक्विटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमसे ऑन एंड ऑफ हर रैंकिंग में एचएससी डिफरेंट डिफरेंट लोग एकेडमिक लेवल्स पे हमसे मांग रहे होते हैं, और ये सारी चीजें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज इन एजुकेशनल
ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। गाइडलाइन फॉर कम्युनिकेशन विद इंटरेस्टेड पार्टीज, जनरल लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट, मेथड ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई प्रोग्राम क्लोजर करते हैं तो आप ओवरऑल जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं थ्रू आउट पब्लिक से, वो किस फॉर्म पे करते हैं, कितना लेवल का करते हैं, ये सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, रिसिप्ट and handling feedback from interested parties, review of impact of feedback from interested parties on the management system। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट लेके चलूंगी क्योंकि 6:11 हो गए, ताकि हम आगे की भी कुछ चीजें डिस्कस कर सकें। प्रोसेसेस, मेजर्स एंड टूल्स इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई चाहे अपनी आउट ऑफ इंटरेस्ट तो वो जाके इनको सर्च करके देख सकते हैं इंटरनेट पे। आगे करिएगा। और डॉक्टर मुनीम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा प्लीज। अभी एक पिक्चर है जिसके अंदर दो हम इजिप्ट में पहुंच गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कई जगह पे आईएसओ को, क्योंकि ये बहुत एक बेसिक सिंपल सी चीज है जो आप लोग डेली बेसिस पे अपने वर्क इंस्ट्रक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, पॉलिसी, प्रोसीजर, उसी को सब जगह एक जगह इकट्ठा कर ले तो आपका क्यूएमएस आईएसओ का मैनुअल बन जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे इतना मुश्किल कर देते हैं कि वो कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट द हार्डेस्ट पार्ट वाज द आईएसओ सर्टिफिकेशन, कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जबकि ये बहुत ईजी चीज है अगर आप इसको ईजी लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज। इम्प्लीमेंटिंग आईएसओ स्टैंडर्ड। आईएसओ स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज है गैप एनालिसिस, करंट प्रैक्टिसेस वर्सेस आईएसओ रिक्वायरमेंट। और देखिए आईएसओ स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं, बॉडी का भी स्टैंडर्ड आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अभी करंटली कहाँ खड़े हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को कितना फुलफिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, अगेन कोई भी चीज हो, कोई भी सिस्टम, प्रोसीजर, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होनी चाहिए। एजुकेट एम्प्लॉयज अबाउट द आईएसओ स्टैंडर्ड्स या जो भी आपके एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस इंटीग्रेशन, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई ट्रांजिशन हो रहा है मैनुअल से ऑटोमेटिक पे या डिजिटल पे, तो उसकी प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना और फिर उसके बाद करना। बहुत सारी जगहों पे लोग जो होते हैं वो ऑटोमेशन इसलिए नहीं आने देते क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके आने से उनकी नौकरी चली जाएगी। यूजुअली ये इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग हाथों से पैकिंग करते थे, देन रोबोट्स आ गए, उन्होंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, सो दे आर लाइक अब हमारी जॉब्स जो है खत्म हो जाएंगी। इंटरनल ऑडिट्स, रेगुलरली रिव्यू क्यूएमएस या जो भी आपकी कंप्लायंस है, वर्क विद सर्टिफाइंग बॉडी टू ऑब्टेन आईएसओ सर्टिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज ये है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रेगुलरली अपडेट एंड इंप्रूव द क्यूएमएस। सर्टिफिकेशन के हवाले से कि जैसे आपने कंपनी से रब्ता किया, उस आपने कहा कि मुझे आपसे आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने स्कोप बता दिया कि मैं अपना एक कैंपस कराना चाहती हूँ, मैं 2 कैंपस नहीं कराना चाहती हूँ। उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेशन कंपनी जो है वो आपसे पूछेगी कि क्या आप सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए, आप सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहती हैं या उसमें गाइडेंस चाहती हैं। बहुत सारी जगह सर्टिफिकेशन कंपनीज आपको एक पर्सन ऑडिटर प्रोवाइड करती हैं जो आपको कंसल्टेंट के तौर पे काम करता है आपके साथ और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट ऐसे 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 इस तरीके से बना लें, अपने स्टाफ को इस तरीके से ट्रेनिंग दे दें। तो वो आपको गाइड कर रहा होता है कि आप किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट की हेल्प लेती हैं। रीजन उसका ये होता है उनका फर्स्ट टाइम होता है तो वो कहते हैं कि कोई रिस्क नहीं है हम, और हम कंसल्टेंट की भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हमारा प्रॉपरली सर्टिफाई हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा डॉक्टर मुनीर। क्वालिटी का कल्चर बिल्ड करना एक बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा चेंज और उसकी एक्सेप्टेंस जब भी आती है थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट कल्चर इज क्रिएटेड व्हेन क्वालिटी शेयर्स सम ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन जितने लोग क्वालिटी में, वो भी ये ना सोचेंगे सिर्फ मेरा काम है और मैं किसी को नहीं दूंगा या दूंगी। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी ये ना सोचें कि ये सिर्फ क्वालिटी का काम है, ये वही करेंगे, हमने कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, डायरेक्टर, सप्लाई चेन सब मिलके काम करें तो क्वालिटी का काम भी इजी होगा और उनका काम भी इजी होगा। उन्हें पता होगा मैनुअल में क्या लिखा है, हमें ऑनबोर्ड करके लिखा गया है, कोई ऑडिटर कोई सवाल पूछेगा, उन्हें परेशान होने की जरूरत है, फौरन जवाब दे देंगे। लेकिन जहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं होता वहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं और वहां पे डिफिकल्टीज आती हैं। आप लोग सब किसी न किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कोई शेयर करेगा अपने कोई चैलेंजेस या इस तरह की डिफिकल्टी जो उन्होंने क्वालिटी ही नहीं कोई और चीज इंप्लीमेंट करते हुए फेस की हो।
आई थिंक टॉप मैनेजमेंट की जो आपने बात की कि उनकी इन्वॉल्वमेंट और क्योंकि हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उन जैसे वे हमारे चेयरमैन होते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट और इनकी चाहत की इम्प्रूव करना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वो कुछ करना भी चाहते हैं या नहीं। समटाइम्स दे आर हैप्पी विद द स्टेटस को जो जैसे चल रहा है, तो ये सबसे आई थिंक डिफिकल्ट चैलेंज होता है। जी मिस रोमाना। तो जो है, जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के में स्पेशली वो डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट का हिस्सा है, जैसे एचपीई हो गया, जैसे कि आपके पास ट्रेनिंग हो गया, फिर प्रोग्राम ऑफिसर्स हो गए, जो कि जिनका ज्यादातर जो है वो इन ऑफिसर्स का काम डेवलपमेंट होता है, चाहे वो आपका रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसमें आपका स्टाफ की ट्रेनिंग है और अपग्रेडेशन है उनके स्किल की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक चैलेंज ये भी होता है कि व्हेन एचपीई, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि most of the time what happens that when HPE is heading QEC and the other departments. So what happens, because most of the time they are the one who endorse the final document, ultimately they find it in a way, they have a possessive kind of ownership of that document, and if QEC finds some gaps or things, so they are not taking or digested properly. So the impact is that when the development departments are also involved or working closely with QEC, so most of the time the documents that they prepare primarily or they endorse, they are the final authority. So keeping them on board and just understanding or having their support to accept that what they produce it needs further improvement, that has also been a challenge, or maybe you can say that an obstacle, where you have the better model to improve XYZ provision, but you are bound because HPE is not ready. So in my last class, I also pointed it out when we were told that it is the ideal situation when HPE is heading QEC or they are working together. So because what I have observed in my career, so it's not, it is a challenge rather than a complementary, you can say that, collaboration. डेफिनेटली मिस रोमाना ने बहुत अच्छा एक हमें फीडबैक दिया। और भी अगर कोई पार्टिसिपेंट्स प्लीज शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करिए। एक और चीज ये है कि काफी सारी जगहों पे जिनको हम बहुत एक वर्ड्स में कहते हैं कि एक सेठिया सेटअप होता है, जहाँ पे सेठ या ओनर इस तरह के होते हैं कि दे से कि अगर तो हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, तो हम कोई सर्टिफिकेशन लें, तो हम कोई क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाए, तो हम इस तरह का कुछ करें, अदरवाइज हमें क्या जरूरत है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो उनको फिर इस चीज पे मॉनेटरी टर्म्स में कन्विंस किया जाता है। यूजुअली बहुत सारे लोगों ने बीच में एकदम से हॉस्पिटल्स ने बहुत जंप किया था आईएसओ के लिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे पास ये भी है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कि अगर हम लोग कोई पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन ले लेते हैं किसी एजेंसी से, तो उसको रिलायबल नहीं माना जाता अनफॉर्चुनेटली। जितने भी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं, दे से कि आपकी जो पैकेजिंग हो वो आईएसओ क्यूएमएस या जो भी उनका रेलेवेंट आईएसओ मैन्युफैक्चरिंग का है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। सिमिलरली हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में भी आईएसओ सर्टिफिकेशन इसीलिए होता है कि वो एक काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन है, वैलिडिटी है कि आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी या स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड को सिर्फ मीट करना लाजमी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड होके कोई भी क्वालिटी का सिस्टम या कोई भी कंप्लायंस का सिस्टम बनाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली आप एक क्वालिटी को मीट ना करें, मीट करें उसको, फिर कंसिस्टेंट रहें, उसमें सस्टेनेबिलिटी भी लाएं और उसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अचीव करने के बाद वापस बैक टू जीरो हो जाते हैं। दूसरा, एक स्टाफ का एक जो माइंडसेट है ये चेंज करना बहुत जरूरी है। 80% ऑफ द टाइम आपका काम हो जाता है अगर आपका माइंडसेट ये है कि ठीक है हम इसे कर लेंगे, एज अ टीम हम चैलेंजेस को फेस करेंगे और हम कर लेंगे। और एक वो कैटेगरी होती है जो शुरू से आखिर तक ये कह रही होती है कि ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत लाजमी होता है। बाकी सारी चीजें हो जाती है थ्रू आउट, कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी चीज हो वो अडॉप्ट हो जाती है, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो।
जैसे आ खान है, शौकत खान है, ये लोग JCIA सर्टिफाइड है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सर्टिफाइड। ये एक US की एक्रेडिटेशन है जो हाईएस्ट पेशेंट सेफ्टी पे बहुत काम वगैरह करते हैं ये लोग। और AKUH ने जैसे फॉर एग्जांपल ली दी है, तो उन्होंने इसी तरीके से ली है कि उन्होंने एफर्ट किया है इसके लिए, और उनके बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी भी परसू कर रहे हैं JCIA के लिए, लेकिन अभी भी वो प्रिपेयर नहीं हुए हैं। ISO फिर भी इजी है, JCIA थोड़ा सा टफ है। आगे चलिएगा प्लीज। कॉमन चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। रेजिस्टेंस टू चेंज, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। अच्छा, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, काफी सारी जगह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिस भी नाम से आप लोगों के इदारों में होता है, अक्सर वो ये कोशिश करता है कि हम क्वालिटी को टेक ओवर कर लें। क्वालिटी का काम क्या है, बस पॉलिसी बना के ट्रेनिंग्स करवाता रहता है। तो बहुत एक फाइन लाइन होती है उनके काम में, हमारी फाइन लाइन तो नहीं, मेजर लाइन, लेकिन वही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वालिटी का स्टाफ चाहिए होता है और आपको ये कहा जा रहा होता है आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में से किसी को ले लीजिए, तो वो चल जाएगा आपके पास। तो क्वालिटी के अंदर कोशिश करें क्वालिटी बैकग्राउंड के लोग लें, क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, तो वो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से चला लें के लिए सिर्फ लेंगे, तो आपकी क्वालिटी सिर्फ फिर चलेगी ही, इम्प्रूव नहीं होगी। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, एक वही सपोर्ट जो होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती टाइम पे, या उसमें कोई मॉनिटरी अमाउंट इन्वॉल्व होती है जो कि नहीं दी जाती, तो उसकी वजह से जो है क्वालिटी में भी हिंड्रेंसेस होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये कि लीडरशिप एंगेज हो, इन्वॉल्व हो एम्प्लॉयज। जब लीडरशिप एंगेज या इन्वॉल्व होती है, वही वाली बात है, जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। देयर इज नो एग्जिट या शॉर्टकट, या कोई भागने की जगह नहीं होती। सिमिलरली जब आपकी लीडरशिप इन्वॉल्व होती है ना, तो आपके एम्प्लॉयज को होना पड़ता है, क्योंकि वो भाग नहीं सकते कहीं पे इससे जान छुड़ा के। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द QMS, यूज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉस्टर कल्चर ऑफ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये again एक टास्क होता है, एक चैलेंज होता है। और इसमें ये है कि क्वालिटी के HODs या क्वालिटी के जो भी सर्कल है, उसको इतनी empowerment होनी चाहिए, उसको इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए, पावर देनी चाहिए कि वो चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा सके अपनी पावर को यूज़ करते हुए। बहुत सारी जगह क्वालिटी को बिल्कुल कोई पावर नहीं दी जाती है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्टेन रिजल्ट्स को अचीव करें और वो दें। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज। केस स्टडीज में ये कि इसको थोड़ा सा आगे कर दें प्लीज, ये एक रफ स्लाइड इसके अंदर आ गई है, वेरी सॉरी, मैंने शायद आई थिंक कॉपी पेस्टिंग में, हाँ ये आ गया ना। अच्छा, एक कुछ थोड़े से सिनेरियोज हैं वो हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे ताकि 6:30 तक हम पे क्लोजर कर सकें। डिटरमाइन वेदर द सिचुएशन इज अंडर नॉन कन्फर्मिटी और नॉट, एंड स्टेट द रीजन। ये आप पढ़िए और मुझे बताइए। अ पर्सन वाज वर्किंग इन अ बैंक यूजिंग अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ डिमांड ड्राफ्ट। द कंप्यूटर वाज प्लेस्ड इन अ place where direct sunlight used to fall on the screen of the monitor, causing inconvenience in visibility, and which resulted many mistakes in draft. तो फर्स्ट सिनेरियो को प्लीज पढ़ के मुझे अगर एक दो लोग थोड़ा सा आंसर करें कि क्या ये नॉन कन्फर्मिटी होगा या नहीं, और अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, वही डेफिनेटली इसका बताइए प्लीज। क्यों होगा मिस सुमेरा, ये भी जरा आप शेयर करिएगा प्लीज। क्योंकि ये इजीली रेक्टिफाई हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर नहीं है, सिर्फ एक सनलाइट की वजह से कंप्यूटर का है ना, तो वो तो इजीली रेक्टिफाई हो सकता है। उससे कोई सिस्टम के ऊपर कोई मेजर वो नहीं आ रहा ना, सिस्टम वो करेक्ट फॉलो हो रहा है और सिर्फ मिस्टेक्स हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से। और भी प्लीज अम, बताइए। जी, नॉन कंफर्मिटी है, माइनर माइनर नॉन कंफर्मिटी, एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय प्लेसिंग द कंप्यूटर एट द राइट प्लेस। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इस पे कुछ कमेंट करना चाहें तो I बताइए। will second Dr. Shahjabi's analysis. Mine was the same. ओके। अच्छा, इसके अंदर बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है, ये नॉन कन्फर्मिटी है, लेकिन ये माइनर होगी, ये मेजर नहीं होगी। रीजन ये कोई सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं है, एक छोटी सी चीज है। और दूसरा ये कि काफी सारी जगह पे जो है HODs या टीम मेंबर्स भी देखें कि एक वो आदमी मतलब
क्यों ये बेवकूफ़ी करके उसे प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपना सिस्टम मूव कर ले। अगर सिस्टम को मूव करना इस तरह से अलाउड नहीं है आपके एसेट को, तो अपने एचओडी से बात कर ले, उसको शेयर कर दे, कोई ना कोई उसका एक सॉल्यूशन निकाल ले, ना कि वो अपने ड्राफ्ट में मिस्टेक्स करता रहे बैठकर और उसको सही ना करे। दूसरा, ड्यूरिंग द लास्ट री-ऑडिट द परचेज डिपार्टमेंट वाज़ हैविंग 15 to 20 नंबर ऑफ नॉन-कन्फर्मिटीज़. However, other department were quite a smaller number of non-conformity. Internal audit were carried out as per defined procedure and plan. इसका मुझे प्लीज बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कि ये क्या है, नॉन कंफर्मिटी है, नहीं है, और क्यों है, या क्या, इस पे कुछ कमेंट करिए प्लीज। I think this is the major NC, because just look at the frequency and the repetition, because for it's saying that it's not the once or twice but thrice. So for last three audits, if the same NC is being repeated, it means that whatever the remedial measures were decided or taken, they haven't been effective. They have been ineffective, and as compared to other departments where यहाँ मेरे ख्याल में, if we see it like that, 50 to 20 numbers of NCs and consistently are there in the system for last 3 years, so it must be, you can say that a major you can say that setback, or you can say that it can be a major flaw of the system, and at any time it will break it down. अच्छा, यहाँ जो है ना 2 से 3 जो मतलब पॉइंट्स मिस्टर ओमाना ने सही कहा। इसके अलावा भी ये कि देखें, जब वो ये बात करें कि 3 ऑडिट्स में परचेज डिपार्टमेंट 15 से 20 नॉन कन्फर्मिटीज को लेके बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स ये कि दूसरों की नॉन कन्फर्मिटीज कम हो गई हैं। कम किस तरह हुई हैं? उन्होंने क्लोज कर ली हैं। इसका मतलब ये Yes. कि परचेज डिपार्टमेंट क्लोज नहीं कर रहा है। आइदर तो वो कोई करेक्टिव एक्शन ले नहीं रहा है, और जो वो ले रहा है तो उससे क्लोज नहीं हो रहा। जब क्लोज नहीं हो रहा तो मतलब आपने इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन नहीं लिया है, तो उस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये भी कि या ऐसा तो नहीं है कि सही तरीके से ऑडिट ही नहीं किया जा रहा है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट को कैरी किया जा रहा है एज पर डिफाइंड प्रोसीजर एंड प्लान। लेकिन जब आप ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद ऑडिट या कोई भी आप लोग रिव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि उसके कुछ करेक्टिव एक्शंस होते हैं जिनका आपने फॉलो अप करना होता है। डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशंस इशू करने होते हैं कि आपने हमें करेक्टिव एक्शन इस डेट तक करके देने हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो आप टॉप लीडर या टॉप इंगेज लीडरशिप को इंगेज करते हैं कि इनको इतनी बार ये नॉन कन्फर्मिटीज या ये करेक्टिव एक्शंस दिए गए हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो उसमें जो लाजमी इंटरवेंशन है ना, वो नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ये डेफिनेटली मेजर एनसी में भी आ सकता है। फर्दर डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा डॉक्टर मुनीर। कुछ ये छोटे छोटे से हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो करते हैं डिस्कस इसको। कि लेटेस्ट वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर पैकेजिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बट अ वर्कर एट स्टोर इज नॉट फॉलोइंग बिकॉज ही क्लेम्ड that based on his 10 years working experience more defects will be produced if following the new work instructions। इसका सिर्फ कमेंट कर दें कोई एक एक दो दो के ये नॉन कन्फर्मिटी है या कन्फर्मिटी है। नॉन कंप्लायंस है, लेकिन ये देखिए कि इस तरह के जो सिनेरियोज हैं हमारे पास डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं कि जब हम कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो आगे से हमें ये रिस्पॉन्स आता है कि हम यहाँ पे जितने सालों से काम कर रहे हैं और हमारा जो तजुर्बा है उसके लिहाज से तो यहाँ पे ये चीज़ ये नहीं चलेगी। ये वाली रेजिस्टेंस हमें हमेशा शो होती है। तो ये एक नॉन कन्फर्मिटी है और डेफिनेटली उन्हें न्यू वर्क इंस्ट्रक्शन को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो फिर ये कि अपडेट करें और उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शन रिवाइज हो सकता है। 16 जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, कुछ एग्जांपल्स है या तो ये कि अपलोड डॉक्टर मुनी में पोर्टल पे होंगी अपलोड आपकी। मैडम आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। जी जी, तो उसमें कि ये लोग गो थ्रू कर सकते हैं इफ समवन वांट्स। और कुछ डे टू डे बेसिस पे जैसे सिनेरियोज फेस करते हैं तो वो होते हैं। एक 20 वाला पढ़ लें, जैसे छोटा सा है। 2 आइटम्स फाउंड एट आउटगोइंग स्टोर हैज नो आइडेंटिफिकेशन और इंस्पेक्शन बीइंग कैरीड आउट। यूजुअली ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज
जो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अक्सर लेते हैं, उन पे नीचे टैग लगा होता है क्यूसी चेक, क्वालिटी चेक, इवन कपड़ों पर भी होता है। तो बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि ये अगर मिस है तो दैट मीन्स कि कपड़े डिफेक्टिव है या डिवाइस डिफेक्टिव है या वो प्रॉपरली चेक नहीं हुई है। तो ये एक मेजर एनसी में आता है, क्योंकि अगर कस्टमर के पास चला गया तो फिर आपको कंप्लेन रेज हो जाती है उसके ऊपर। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क का बस हम एक छोटा सा जल्दी से इसका डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड्स जो क्राइटेरिया गाइडलाइन या रिक्वायरमेंट होती है आपकी कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी अक्रॉस डोमेन्स को देखने के लिए। बेंचमार्क बेसिकली कंपैरिजन होता है और वो आप खुद बनाते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है। जैसे हॉस्पिटल्स में लोगों ने आगा खान को एक बेंचमार्क बना लिया अपने कराची में कि भाई आगा खान जितना तो एटलीस्ट अच्छा हो। तो बेंचमार्क बेसिकली आपका एक बेस लाइन सर्व कर रहा होता है और ये डेफिनेटली आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं इससे ज्यादा, और अपना बेंचमार्क भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेशनल की जगह आपको इंटरनेशनल बेंचमार्क भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली कोई परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है। स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट या गाइडलाइन है आप फॉलो कर रहे हैं या क्राइटेरिया है। बेंचमार्क जो है वो कंपैरिजन एंड आगे चलिएगा प्लीज। ये कुछ मैंडेटरी क्वालिटी कंप्लायंसेस की रेगुलेटरी बॉडीज का मैंने डाल दिया है। इसमें हेल्थ कमीशन में हम पहले भी स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, तो इसको फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ कमीशन का भी बता दिया था। ये कुछ है कि जो हेल्थ केयर में आपको ऑन एंड ऑफ सुनने को मिलेंगी, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो दीज शुड बी सर्टिफाइड इफ यू आर गोइंग एंड अवेलिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एनीवेयर, तो ये एटलीस्ट होनी चाहिए रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज से अपना रजिस्टर्ड प्रॉपर। आगे करिएगा प्लीज। आई थिंक अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ स्लाइड्स रह गई हैं। ऑप्शनल सर्टिफिकेशंस है। अच्छा, आईएसओ को भी मैंने देखे ऑप्शनल में डाला है। जैसे ये कैप है, अक्सर आप लोग आगा खान या डिफरेंट हॉस्पिटल्स याउद्दीन इधर जाते हैं, इनके लेबोरेटरीज में लगा होता है कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट कैप का एक्रीडिशन। आगा खान ने भी रिसेंटली सेफ केयर लेवल 5 का एक सर्टिफिकेशन को अचीव किया है। उसके अलावा भी क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी देखें ऑप्शनल हैं जो अभी इधर लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट वाली मैंने आपको पहले बता दी कि उनको लाजमी फॉलो करना है, अगर आप उनके डोमेन में फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन जो ये वाली जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन में ये सारी आपकी ऑप्शनल है, या आप चाहें तो उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, इस पे कोई आपको पेनल्टी नहीं है। आगे करिएगा डॉक्टर मुनीम। क्यूए सेशन, बस हम क्लोजिंग की तरफ आ गए। दिस इज द लास्ट स्लाइड। अगर कोई क्वेश्चन या कंसर्न या कोई फीडबैक है तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स आप फील फ्री टू शेयर, और अगर नहीं है तो फिर आप बताइए, हम फिर क्लोजिंग ही कर देते हैं। कोई major question नहीं है, everything is clear, and thank you so much. And Thank it you. would be of a great help if we could upload all the case studies so that we could practice and Yes, it share was with very more informative. people. Thank you. थैंक यू। एक मेरा क्वेश्चन था, आपने बताया था जी कि आपने जो सर्टिफिकेशंस की हुई हैं तो आप बताइए थे हम कैसे उसको कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गाइड आपने कहा था कि मैं बता दूंगी। जी जी मिस सुमेरा, मैं आपको बता देती हूँ। सर्टिफिकेशंस का देखिए ये है कि बहुत सारी जो है ना यहाँ पे कंपनीज हैं थ्रू आउट द कराची, जो कि आईएसओ ने ये किया हुआ है कि अपनी एजेंसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए पब्लिश किए हुए हैं, वो आप खरीद सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि ऑडिटर्स जो होते हैं ना, सिर्फ सर्टिफाइड ऑडिटर जो होता है वो जो है वो इन ऑडिट्स को जो है वो हेल्प कर सकता है। इससे मुराद ये है कि दो चीजें होती हैं। जो सर्टिफाइड ऑडिटर है उसके लिए दो जॉब्स की जगहें होती हैं। एक तो वो किसी हॉस्पिटल, इंडस्ट्री या जो भी XYZ जगह है जहाँ ये आईएसओ इम्प्लीमेंट होता है, वो वहां पे नौकरी कर लें और वहां पे वो बताए कि भाई मैं लीड ऑडिटर हूँ। लीड ऑडिटर का फायदा ये होता है कि जब बाहर से कंपनी भेजती है सर्टिफिकेशन के लिए एक ऑडिटर को जो आके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो आपका जो आपका अपना लीड ऑडिटर है वो साथ बैठता है। मैं किसी एग्जांपल ही दूंगी कि जैसे अगर मैंने डाउ हॉस्पिटल में काम किया है, तो मैं एक सपोज्ड एग्जांपल दे रही हूँ, ये कहीं कोट ना करिएगा प्लीज।
जैसे मैंने डाउ हॉस्पिटल में काम किया, मैं एक लीड ऑडिटर हूँ, तो जब डाउ हॉस्पिटल का आईएसओ सर्टिफिकेशन होगा और उसके लिए कंपनी की तरफ से कोई XYZ कोई भी न्यूट्रल या कोई नोन पर्सन या अननोन पर्सन आएगा एज अ ऑडिटर, तो मैं एज अ लीड ऑडिटर उसके साथ बैठूंगी डाउ हॉस्पिटल की तरफ से, एंड देन फिर मैं पूरा ऑडिट करवाऊंगी। लीड ऑडिटर का फायदा ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पास लीड ऑडिटर रखती है ना, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो आपका बाहर से ऑडिटर आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम इंसान है, कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाता है या बायस्ड हो जाता है, या वो कोई ऐसी नॉन कन्फर्मिटी को माइनर को मेजर लिख देता है, उसे याद नहीं रहता फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस को ऑडिट कर रहा होता है। टीम के अंदर भी जो होता है इस तरह से होता है। तो जो लीड ऑडिटर होता है उसको बाकायदा सर्टिफिकेशन के दौरान एथिक्स सिखाए जाते हैं, हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ऑडिट कैसे करना है, जहां पे अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल आता है तो आपने उसको पॉजिटिवली सॉल्व कैसे करना है, उनको दोबारा से जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो मान नहीं रहे होते कि नहीं ये तो मेजर ही नॉन कन्फर्मिटी है, तो उसमें फिर आप उनको कहते हैं कि ठीक है आप हमारे साथ दोबारा एक बार चल के देख लीजिए, या अगर आप कहते हैं तो हम आपको इसकी वीडियो और पिक्चर बना के भी दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप उनको कन्विंस करते हैं कि दिस इज नॉट द मेजर नॉन कन्फर्मिटी, इट इज द माइनर वन। मेजर नॉन कन्फर्मिटीज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को क्लोज कर दें, इस बेसिक चीज के बगैर आप कैसे चल सकते हैं, ये वाले इश्यूज होते हैं। तो उसमें ये कि लीड ऑडिटर अगर आपने सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाएं, या फिर जो लोग आईएसओ की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं आप उनको रीच आउट कर लें कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है और मैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो वो आपको रख सकते हैं अगर उनके पास वैकेंसी अवेलेबल हो। उसमें ये है कि वैकेंसी फर्स्ट अवेलेबल हो, सेकंड ये कि फिर वो आपसे ऑडिट्स भी करवाएंगे और आपसे ट्रेनिंग्स भी दिलवाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स करती हैं आईएसओ के, वही जो है वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। एसजीएस अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, ब्रू वेरिटा भी करता है। इसके अलावा भी दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुझे अभी नाम आई थिंक HSEQ है मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म कर दूंगी, या मैं ये करूंगी इस स्लाइड के आखिर में वो कुछ मोटी मोटी कंपनीज जो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती हैं आईएसओ की लीड ऑडिटर की डिफरेंट डिफरेंट, उनके मैं वो डाल दूंगी। तो आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू फोन नंबर, पाकिस्तान में ही होते हैं तो उनका कराची के ही फोन नंबर्स होते हैं, और आप उनसे कोटेशन ले लें पहले। कुछ लोग 70,000 की भी ऑफर करते हैं, कुछ 80 की भी करते हैं, कुछ 50 की भी करते हैं, कुछ 40 की भी करते हैं, इस तरीके से होता है। दैट डिपेंड्स कि वो किस फॉर्मेट में करें, फिजिकल भी होता है ऑनलाइन भी होता है। लीड ऑडिटर का कोर्स 5 डेज का होता है फिजिकल, उसमें आपको 5 डेज अपनी ऑफिस से या वर्क प्लेस से, या तो आप अपनी मतलब लीव ले लें, अर्न लीव ले लें, जो भी आपको फिजिबिलिटी हो, आप वो लेके जो है 5 डेज का प्रॉपर कोर्स होता है। देन उसके बाद उसका एक टेस्ट होता है जिसमें कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया ना, इस तरह की नॉन कन्फर्मिटीज होती हैं और कुछ डेफिनेशंस का वो टेस्ट लेते हैं, और वो उसमें फिर पूछ रहे होते हैं कि ये नॉन कन्फर्मिटी ये नहीं है, रीजन लिखें, कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्लॉजेस दिखाए थे, 4 दिन वो डिटेल में क्लॉजेस पढ़ाते हैं, जो कंपनी होती है वो हमें पढ़ाती है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है जिसके पेपर्स आई थिंक सिंगापुर जाते हैं, व्हाट आई नो, वो वहां पे जाते हैं, उसके बाद उधर उनकी इवैल्यूएशन होती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये तरीकेकार होते हैं लीड ऑडिटर के लिए। और बाकी ये कि इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट ये कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल ऑडिटर का करवा देती हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का भी जैसे 5 डेज का था लीड ऑडिटर का कोर्स, तो उसमें ये होता है कि जब आपने वंस लीड ऑडिटर का कोर्स कर लिया है और अब आपने नया कोई स्टैंडर्ड रिलीज हो गया, जैसे 2015 का QMS अभी वही चल रहा है, अब जब ये नया रिलीज होगा ना, जब भी होगा 2025 2026 में, अगर कोई रिविजन्स के बाद रिलीज होगा तो वो हो जाएगा ISO 9001 2026। और जितने लीड ऑडिटर्स हैं, जैसे मैं लीड ऑडिटर हूँ, अब मैं क्या करूंगी, मैं किसी भी सर्टिफिकेशन कंपनी को कहूंगी कि मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड हूँ एज ए लीड ऑडिटर, मुझे ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन वाला जो कोर्स होता है वो 2 डेज का होता है और उसकी कुछ एक स्पेसिफिक फीस होती है। अब तो पता नहीं कितनी महंगाई होगी, तो आई डोंट नो कि कितनी फीस होती है, तो वो आपको वो ट्रांजिशन करवा देते हैं, तो देन आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तरीके का होता है यूजुअली सर्टिफिकेशन लेने के लिए। और इसके अलावा जैसे ये जो 6 सिग्मा और जो लीन, इस तरह के भी आपने टर्म्स सुने होंगे, इनका भी मोर और लेस इसी तरीके का तरीकेकार होता है सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, कि इनके भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं, या कह लें क्विज या एग्जाम जो भी उसको कह लें, लेकिन इनका प्रॉपर होता है। एक वो होता है जो लोग कहते हैं कि एग्जाम होगा क्विज होगा, लेकिन वो आपस में आप लोग बातें कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, ये लिए इस तरह का नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है और इसमें प्रॉपर आपका एग्जाम या टेस्ट हो रहा होता है। और आई थिंक कि मिस सुमेरा, मैंने आपकी क्यूरी को रिस्पॉन्स कर दिया है। कोई और अगर क्यूरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क किसी की।
डॉक्टर अस्मा, आपका ये है कि जो स्लाइड्स हैं ये मैं डॉक्टर मुनीब से शेयर कर दूंगी फाइनलाइज्ड, क्योंकि वो बीच में एक रफ स्लाइड भी आई हुई थी। तो उसके बाद ये है कि डॉक्टर मुनीब जो है वो कर लेंगे, उसको पोर्टल पे अपडेट कर देंगे, तो देन आप लोग इजीली रिव्यू कर सकते हैं। इट वाज प्लेजर टेकिंग अ सेशन विद यू। आई होप कि आप लोगों की अच्छी लर्निंग रही हो और आप लोग बोर ना हुए हो। मैं वाइंड अप करने की कोशिश ही कर रही थी, तो 6:40 हो गए। अगर कुछ और नहीं है तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है। डॉक्टर मुनीब, आप बता दीजिए कि अगर पार्टिसिपेंट्स लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, अगर आप क्लोज करना चाहती हैं तो विल बी एंडिंग द क्लास नाउ। जी जी, क्योंकि टाइमिंग्स भी ऑफिशियल यही थे ना, 5 से 6:30। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। लव